बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, टेक स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। बेटर नोट इट डाउन कर लो। बेटा आप लोगों ने नोट किया था उतना सारा? Yes, sir. ओके गुड बेटा, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जिस भी चीज के रिलेटिव चीजों को पढ़ रहे हो, अब वहां जाके जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। बेटा कई बार लाइफ में ऐसे होता है कि तुमने, देखो बेटा सुनना, हमें कहाँ तक जाना है। ये ब्लॉक दिखा और ये वेज देखा। अगर मैं तुमको बोल दूं कि वेज एक्सेलरेशन कर रहा है, वेज का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये ब्लॉक को अगर तुम वेज पे खड़े होके देखो और अर्थ पे खड़े होके देखो तो तुमको नहीं लगता कि दो अलग अलग तरीके से दिखेगा ब्लॉक और वेज? वेज पे खड़े होगे तो ब्लॉक तुम्हें ऐसे जाता दिखेगा, लेकिन और अगर वेज आगे जा रहा है तो रियलिटी में तुम्हें ये फील होगा ये आगे भी जा रहा है और ये नीचे भी गिर रहा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यहाँ के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया अगर तुम यहाँ खड़े हो, मतलब दुनिया जिस फ्रेम से देखोगे उस फ्रेम से अलग अलग दिखेगी। इस ब्लॉक का बिहेवियर जमीन पे खड़े होके बिल्कुल अलग था और इस वेज पे खड़े होके बिल्कुल अलग है। तो एक समझदार बच्चा ये बात समझेगा कि रिलेटिव मोशन की वैल्यू है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा बेटा, अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मोशन को जहां से खड़े होके देखते हो डिपेंड करता है कि उस फ्रेम में तुम्हें चीजें समझ आनी चाहिए। हम लोग कई बार अर्थ पे खड़े होकर चीजें सॉल्व करेंगे, कभी जो लिफ्ट मोशन में होगी उसके अंदर जाके सॉल्व करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? तो मैं इस ड्राइंग को क्लियर करता हूँ। Yes, sir. सबसे पहले मैं आपसे एक बेसिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस लाइन को ना बिल्कुल बाई हार्ट कर लो कि अगर मान लो मैंने तुम्हें दो चीजें दी, ए और बी, दो अलग अलग चीजें ए एंड बी। अब मैंने इसको लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आप अपने नोट्स में इसको बिल्कुल अच्छी सी जगह दो, वेलोसिटी ऑफ ए, और ऐसे ही लिखना विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी के फ्रेम में अगर बी मोशन को ऑब्जर्व करे तो ए कैसा दिखेगा। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? अब मैं इसको ये नहीं लिख रहा कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, और इसको ऐसे नहीं लिख रहा। आपको पता है कि ये वाला टर्म होगा वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपने यहाँ पे क्या इन दोनों टर्म को कॉमन देखा, सी सी। Yes, sir. और देखो बेटा, देखो ऑब्जर्व करना हमारी ह्यूमन नेचर जो ऑब्जर्वेशन में रहता है वो ज्यादा अच्छा करता है। ए बाहर था तो इधर रहा, बी ऐसे है तो ये इधर रहा। इतनी चीजें डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लो ताकि आगे से जब मैं इसको लिखवाऊं तो आपको ये समझ आए। भले ही ये मैंने चीज तुमको वेलोसिटी को लेके लिखवाई है, ये किसी भी वेक्टर वाइज ट्रू है। अगर मैं तुमको कि बेटा पोजीशन, एक सेकंड बेटा, position of A with respect to B is equal, beta S is like position vector. Position of A with respect to B is position of A with respect to C plus position of C with respect to B. ये भी ट्रू होता और ये भी ट्रू होता अगर मैं तुमको लिखवाता कि एक्सेलरेशन ऑफ A with respect to B इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हो हर एक वेक्टर के लिए सही जा रहा है। बच्चे जो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं इसमें, वो जनरल नहीं पढ़ते। जब हम लोग कई बार किसी किताब से फॉलो करते हैं तो हम अपना एक इंटरप्रिटेशन डेवलप करते हैं। बेटा मान लो ये सी है जो लिखा हुआ, आप एनसीईआरटी या एससी वर्मा या किसी पट्टी, जैसे मान लो मैंने ही आज के दिन सिर्फ आपको यहाँ अर्थ लिखवाया होता, यही क्वेश्चन ऐसे कराया होता कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू बी। तो तुम बार बार समझते कि ये सी की जगह हमें अर्थ लेना है जबकि हमें जनरल लेना होता। बेटा किसी भी तीन फ्रेम में आप कर सकते हो, मतलब देखो ए और बी देख रहे हैं और सी मान लो उन दोनों को देख रहा है, सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो वो कोई भी तीन लोग हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, अर्थ हो सकता है, या वो सी हो सकता है। तो सी कोई भी चीज हो सकती है बेटा मोशन के अंदर। तो आप ऐसा मत मानना कि सारे क्वेश्चन में हमें अर्थ को ही कंसीडर करना है। अगर मैंने तुम्हें एक स्पेस में क्वेश्चन दे दिया कि तीन पार्टिकल हैं और वहां पे तुम्हें कोई ग्रेविटी या बाकी चीजें अर्थ को इमेजिन नहीं करना है तो तुम्हारे लिए ये चीज जनरल होगी। क्या बेटा एक बात समझ गए?
अच्छा बोलोगे तो क्या बोलोगे? VAB का मतलब क्या है? किसके फ्रेम में देख रहे हो तुम? B के फ्रेम में देख रहे हो, A को देख रहे हो? वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A इन द फ्रेम ऑफ B। क्या आपको ये बात समझ आई? और आपको यस सर। कि ये तीनों जगह लगेगा, वेलोसिटी में लगेगा। बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है, वरना आगे चल के ना जब तुम्हें अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा रोटेशन के तो तुम बोलोगे सर, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने नोट्स बनाए थे तो मेरे हो रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर मैंने तो उसको सिर्फ वेलोसिटी के एंगल से देखा था तो मेरे नहीं हो रहे हैं। बेटा हर आज की चीज आपके कल के काम आएगी। अगर तुम्हें एक बच्चा देखना है ना कि जो सेलेक्ट होगा कि नहीं पहचानना है, बेटा मैं पता है कैसे पहचानता हूँ? जो बच्चा टीचर का ओबीडियंट होता है, अपने माँ बाप का ओबीडियंट होता है, वो बच्चा जनरली एंट्रेंस निकाल लेता है बेटा। ये सब छोटे छोटे लक्षण होते हैं जो उस समय आपको नहीं पता है रेलिवेंट है, लेकिन जो पैटर्न देखते आ रहा है उसको पता है ये सब चीजें रेलिवेंट है। बेटा चलो वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन, चलो आगे देखते हैं। हमेशा हमेशा ये बात याद रखना कि अगर ए ने बी को इधर जाते देखा तो बी उसी समय ए को पीछे जाते देख रहा है। मतलब वेलोसिटी, आप इसको अलग से ऐसे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। मतलब जैसे मान लो तुम ये सोचो कि दीवार पे मैंने कैमरा लगा दिया, जैसे फील करना बेटा। बेटा क्या आप लोग को वीडियो क्लियर दिख रही है क्या? ये मोबाइल समझो दीवार है, मोबाइल दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। सर। मान लो मोबाइल की तरफ एक पेन जा रही है, यस सर। तो अगर मैंने एक मोबाइल के कैमरे से देखा तो मुझे दिखेगा पेन इसकी तरफ आ रही है। लेकिन कमाल की बात है, अगर मैं कैमरा इस पेन की निब में लगा दूं और भले ही पेन ही जा रही हो, वो पता है क्या बोलेगी? मोबाइल मेरे सर पे आके मार रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मोशन हमेशा फ्रेम डिपेंडेंट रहेगा। अगर मैं कभी भी बी ने ए को जैसे देखा और ए ने बी को जैसे देखा, वो हमेशा अपोजिट एंड इक्वल होंगे। मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा, चांद पे ना हवा नहीं है। अगर चांद पे हवा नहीं है और मैंने तुमको, अभी तुम अर्थ पे हो, अर्थ पे जब तुम यहाँ नीचे गिरते हो, सपोज तुम नीचे गिर रहे हो अर्थ पे, तो हवा तुम्हारे ऊपर ऐसे लग रही है, तो तुम बोलोगे सर 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 मेरे को हवा फोर्स लगा रही है, तो तुम्हें फील हो जाता है कि तुम नीचे जा रहे हो। अब तुम चांद पे जाओ, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जब तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें ये हवा बताने के लिए नहीं होगी कि तुम नीचे जा रहे हो, देयर इज नो एयर। तुमको ऐसे फील होगा कि तुम वहीं पे एग्जैक्ट खड़े हो और चांद ऊपर आ रहा है और अब वो तुम्हें मारेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? हम लोग कभी भी जब मोशन करते हैं बेटा, तो ये ये आदमी अपने फ्रेम से देखेगा कि चांद ऊपर जा रहा है, और अगर यही कोई चांद पे खड़ा रहता तो बोलता ये नीचे आ रहा है, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होती। क्या तुमको ये पॉइंट समझ आ गया? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट will always be equal to velocity of b with respect to a multiplied by माइनस साइन। मैं आपको अभी तक 3 पॉइंट दे रहा हूं, अब 3 पॉइंट देखो बेटा। मैं ये चाहता हूं 1 2 और तीसरा, आप ये बात बोलने की आदत डालो कि सर जो भी ऑब्जर्वर है वो अपने फ्रेम में वो रेस्ट पे है। ऐसे एक लाइन बोलने की आदत डालो, जैसे होता है ना कि बोलते बोलते हम सीख जाते हैं, ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर की, जहां से तुम देख रहे हो, जहां से तुम मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो, बेटा मैं अपनी छत पे खड़े होकर देख रहा हूँ, मैं बेटा कोई बात नहीं, शायद किसी बच्चे का माइक, बेटा एक सेकंड, बेटा सॉरी मैंने अभी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दिया ताकि क्लास का आवाज आए। देखो आपको ऐसे बोलना है सर, पता है तुम किसी भी फ्रेम में चले जाओ, तुम चलते हो चले जाओ, एक्सेलरेटेड फ्रेम में चले जाओ, सपोज बी एक्सेलरेशन कर रहा है, बी वेलोसिटी में है, बी रेस्ट में है, लेकिन जब भी बी ऑब्जर्वर होगा तो ना ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी होगी, ना ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होगा, और ना ही, ऐसा समझो अगर बी के रिस्पेक्ट में है तो बी खुद को ही ओरिजिन बोलेगा, मैं ही ओरिजिन हूं, मैं ही दुनिया को देख रहा हूं। अगर वेलोसिटी की बात करो तो बी बोलेगा मैं रेस्ट में हूं, और अगर एक्सेलरेशन की बात करो तो बी बोलेगा मेरा तो एक्सेलरेशन ही 0 है। तुम बस अभी के लिए लिखो
कि ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। मैं धीरे धीरे लाइन तुमको समझा दूंगा। ऑब्जर्वर को हमेशा ऐसा फील होता है, ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। और तुम बेटा कई बार वो चीजें ना लैंग्वेज फॉर्म में सीख जाओगे, कई बार तुम वो चीज मैथमेटिकली पकड़ लोगे। तो मैंने तुमको 3 पॉइंट बोले हैं कि 3 पॉइंट पे कमांड करो, वो तीनों पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब हम इसके ऊपर धीरे धीरे बेस बनाना स्टार्ट करते हैं बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। सर फर्स्ट वाला पॉइंट और एक बार समझा सकते हैं? हाँ बेटा देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट सिंपली इतना सा कह रहा है कि जैसे तुम दुनिया को देख रहे हो, दुनिया तुमको जब देखेगी तो उसका जस्ट नेगेटिव होगा। मतलब जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक आदमी जब चांद पे गिर रहा है, सपोज दिस इज मून, दिस मैन, सपोज दिस इज ए एंड मून इज बी, तो बी के फ्रेम से तुम्हें लगेगा कि ये 30 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है, लेकिन बीच में कोई हवा नहीं है। आदमी को कैसे पता कि चांद ऊपर जा रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ? आदमी को कैसे पता चलेगा? कोई तरीका है बताने का? नहीं। तो आदमी को ये लगेगा कि चांद 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अब देखो, ये वाली वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ये वाली वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं एक को नीचे की लेगा -30 जे बोलूं बेटा, मैं ऐसे मान के चलता हूँ, आपको ये समझ आता है, एक्स को प्लस आई और वाई को प्लस जे लेते हैं। तो इस वाले को जो वी ए बी है, हमने इसको बोला होता -30 जे, तो ये वाला हो जाता +30 जे। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? मतलब यस सर। तुम जिस भी फ्रेम से देखोगे बेटा, वो फ्रेम तुम्हें रेस्ट में दिखेगा और बाकी लोग चलते हुए दिखेंगे। जैसे हम अर्थ पे खड़े होकर बोलते नहीं, हम कहाँ चल रहे हैं, हम तो रुके हुए हैं, सन हमारे चक्कर काट रहे हैं। बात समझ आ रही है? हम हमेशा अब, ये लाइन की बेटा बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये लाइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में फील करेगा। ऑब्जर्वर को हमेशा लगेगा उसका एक्सेलरेशन 0 है। ऑब्जर्वर को हमेशा लगेगा वही तो ओरिजिन है। क्या आपको थोड़ी थोड़ी बातें क्लिक की हैं बेटा? हाँ सर। टीचर अपने मैक्सिमम नोट्स ओरल लैंग्वेज में बोलता है, जो किताबों पे या जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इज जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ इट। तो क्लास में फोकस बढ़ाओ अपना। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैं इस पेज को क्लियर करता हूँ। हाँ, अब देखो बेटा, मैं तुमको एक बच्चों की तरह एक क्वेश्चन समझाता हूँ, लेकिन मेरी इसमें ये क्वेश्चन इजी वाला समझाने की वो नहीं, इंटेंशन नहीं। मैं जो लैंग्वेज बोलूंगा उस पर ध्यान देना। सपोज ए 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अगर तुम वेक्टर फॉर्म में, और ये अर्थ है मान लो, अगर मैं ऐसे बोलूं तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ ने जब ए को देखा तो उसको ऐसा फील हुआ कि ये 10 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? यस यस सर। बी को देखो, बी 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हम बी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है बेटा? 30 आई आया? यहां तक समझ आया? अब देखो, अगर अब मैं तुमने बोला कि मान लो सर ए कार है और बी भी कार है, तो इस कार में एक बच्चा बैठा होता, तो इस बच्चे को, बच्चा जिसका नाम ए रख देते हैं, इस बच्चे को बी की स्पीड कितनी दिखती? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी दिखेगी? तब तुम वही फॉर्मूला जैसे सर ने लिखवाया, क्यों ऐसे लिखवाया? ताकि बच्चा समझे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और बीच में कॉमन। क्या तुम मेरी बात समझे? ये और ये सेम आना चाहिए। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मेरा ये केस क्या समझाना चाहता है? रिलेटिव मोशन का सबसे बेसिक केस। ए की वेलोसिटी हमें दे रखी है, बी की वेलोसिटी हमें दे रखी है, मैंने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब मैं वीबीए को लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी को पहले लिखो, बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि मेरे को अर्थ तीसरा फ्रेम दे रखा है, ए बी और अर्थ दे रखा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखो बेटा, बी बी रहा, ए यहाँ रहा, और ये दोनों कॉमन रहा। ये समझ गए? कोई डाउट? अब देखो नो बेटा, सर। मैं इसमें ऑब्जर्वेशन बताता हूँ क्या करना है तुम्हें। तुमको ऐसे समझना है कि इस लाइन का मतलब क्या है, ए बी को कैसे देख रहा है, यानी ये बच्चा इस कार की स्पीड कैसे देख रहा होगा। हम बीई को लिखेंगे तो 30 आई लिख देते बेटा। अब बताओ, ए ई कितना दे रखा है? 10 आई, तो वेलोसिटी ऑफ ई कितनी होगी बेटा? -10 आई। हाँ यस सर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा -10 आई ई की जगह पे। देखो, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20 आई।
अब बेटा ये चीज बच्चे को मैथमेटिकली समझाऊं, फिजिक्स वाइज समझाऊं, या उसे बोलूं बेटा कॉमन सेंस से सोचो। जब हम एक ही लेन पे कोई गाड़ी हमारे से आगे चलती है तो हमें हमेशा उसकी स्पीड कम दिखती है। क्या आपको ये महसूस हो रहा है? आप 10 से जा रहे हो, 30 से जा रहे हो, तो आपको ये सिर्फ 20 से जाता दिखेगा। क्या ये बात समझ गए? हाँ या ना? यस सर। यस अब यस सुनो, सर। रुको और तुम ये लाइन याद करोगे आज के बाद। सर मान लो मैं इसको अब लैंग्वेज फॉर्म में सिखाने वाला हूँ, सुनना, और आपको ऐसे ही जल्दी करना होता है। हर बार ये डायग्राम वाइग्राम बनाना, ये इक्वेशन लिखना इज नॉट द करेक्ट वे। आप ऐसे बोलोगे, सर किसके फ्रेम में देखना था? ए के। अच्छा ठीक है सर, ए के फ्रेम में देखना है। बी जो तुम कर रहे हो करते रहो। देखो बी क्या कर रहा है, जो कर रहा है करते रहेगा एज इट इज। लेकिन ए क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी पलट के देगा। क्या ये बात समझ गए? यानी अगर बी के पास एक 30 खुद की वेलोसिटी थी, VBE, तो ए ने बस अपनी वेलोसिटी पलट के जस्ट डायरेक्शन अपोजिट करके दे दी। अब तुम बच्चा, हर बच्चा समझ रहा है 30 - 10 20। मेरी बात समझे? ए ने बी को बोला भाई जो तुम कर रहे हो वो करो, बस एक काम करो, मेरी वेलोसिटी भी पलट के ले लो। -10i का मतलब क्या है? ए की वेलोसिटी उल्टी करके। ए की वेलोसिटी ए ही थी। क्या ये लैंग्वेज तुम्हें समझ आ रही है? तो मान लो अगर मैं तुमसे पूछता कि मुझे बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखो, तो तुम बोलते अच्छा सर बी ऑब्जर्वर है, तो ए की जो कर रहा है ए को करने देते हैं। ए क्या कर रहा है? ए 10 से जा रहा है। ए जो कर रहा है करने देते हैं, और बी की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पलट के दे दो। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी थी? 30। अब बताओ तुमको ए की वेलोसिटी एक्चुअल में कितनी दिखती? 20 दिखती पीछे की तरफ, तो -20i आंसर हो जाता। हाँ या ना? डायग्राम बनाने की, इन सबको करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं। क्या ये लाइन तुम्हें स्ट्राइक की बेटा? आप जैसे मान लो, यस सर। एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ऐसे सोचो कोई दो बच्चों का नाम ले लो। जैसे बेटा मैं रैंडम नाम ले लेता हूँ। सपोज मैंने एक का नाम तनीषा ले लिया, ठीक है। तनीषा को किसी दूसरी बच्ची का, जैसे बेटा मैं बच्चों के नाम देखता हूँ, किसी बच्चे का नाम लेता हूँ, ठीक है। सपोज तनीषा तनुश्री को देखेगी, तो तनुश्री मान लो ऐसे भाग रही है, तो तनीषा को तनुश्री ये तो दिखेगा ही दिखेगा। बस मान लो तनीषा इस तरफ भाग रही होती, तो ये अपनी वेलोसिटी पलट के भी दे देगी। यानी अब तनुश्री के पास दो वेलोसिटी हैं, एक उसकी ओरिजिनल और एक तनीषा की पलट के। तो ये तनीषा को ये तनुश्री इस रिजल्टेंट वेलोसिटी पे जाती दिखेगी। मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। बेटा देखो मान लो आप इधर आ रहे हो 30 से, तो आप 30i लिख लो। ए की वैल्यू 30i है। अब बी की मर्जी, बी बोल रहा है सर हम ऐसे भागेंगे, ऐसे। बी ऐसे जा रहा है 30j से। अब जब तुम ए के फ्रेम से बी को देखोगे ना, तो तुमको ऐसे बोलना है कि सर बी जो कर रहा है ना उसको करने दीजिए, करने दीजिए सर, करने दीजिए। लेकिन ए अपनी वेलोसिटी पलट के दे देगा। क्या तुमको ये बात समझ आई? यानी अगर मैं VAB पूछूं, सॉरी VBA, ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है, तो आंसर होगा उसके पास, अब बी के पास दो वेलोसिटी है और वो इस रिजल्टेंट पे जाते दिखेगा ए को। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? यस यस सर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अब चलो बेटा, यही आपके सबसे अच्छे क्लास नोट्स होंगे जो पलट के आप वर्ड यूज कर रहे हो ना। किसी भी फ्रेम में हम जाते हैं ना, जिस फ्रेम में हम रहते हैं, हम अपना सब कुछ पलट के दूसरों को दे देंगे। ये रख ले, तू रख ले, तू रख ले, मेरे को नहीं चाहिए। अगर देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट की बात है। मैं तुमको ये सब चीजें बार बार कराऊं, मुझे सही में अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी बात पे यकीन कर लो कि सर ने यही चीज जो बताई है, वेलोसिटी के लिए भी ट्रू है, एक्सेलरेशन के लिए भी ट्रू है, पोजीशन चेंज के लिए भी ट्रू है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी ट्रू है। मान लो बेटा मैं यही क्वेश्चन कराता कि इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका 3 है। अब बेटा अब तुम बोलोगे सर अभी आप ये सिखा रहे हैं, क्या फायदा? बेटा जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जाओगे ना, तो ये सिखाया नहीं जाता है, तब वहां क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तुम बोलोगे सर नहीं समझ आ रहा, मैं बोलूंगा ये ए है, ये बी है। तो अगर तुम ए के फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हें बी का एक्सेलरेशन 3 दिखेगा क्या? नहीं। कितना दिखेगा? 3 प्लस ए का एक्सेलरेशन पलट के। यानी अगर बी को ऑब्जर्व किया जाए तो बी का एक्सेलरेशन कितना हुआ? 3 इधर और 2 इधर, तो रिजल्टेंट कितना दिखा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। थ्योरी को एक्सटेंड करना सीखो।
वही चीज तुमने रिलेटिव मोशन में सीखी है तो वही रिलेटिव एक्सेलरेशन में लगाओगे, कोई नई चीज नहीं आएगी। आगे बढ़े बेटा। चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर हम लोग वो जो पिछले वाले केस में जैसे था ए और बी, तो वैसे मतलब किसी भी ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसी से ही हम लोग का सॉल्व होगा बिल्कुल बेटा, पॉइंट पे। लेकिन बच्चे गलती करते हैं बेटा। देखो वो ना फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या है, वो आपको लैंग्वेज में फंसाएगा। मान लो क्वेश्चन इजी सब है, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन इजी जब है जब तुम वेज पे चढ़ के सॉल्व करो इस पार्टिकल को, एग्जांपल दे रहा हूँ। इस ब्लॉक को वेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना ज्यादा इजी है, पर वो जानबूझ के तुमको वेज का एक्सेलरेशन दे देगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब अगर तुम समझदार हुए तो तुम जब वेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो तुमको फील हो जाएगा कि अगर मैं वेज पे खड़ा हूं तो मुझे ब्लॉक को एक उल्टा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? अगर वेज हमारा ऑब्जर्वर है तो हमको ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन पलट के, जिस चीज को भी मैं दूसरे लोगों को देख रहा हूं पलट के मुझे देना पड़ेगा। तुम ये देखो ना, अगर हमने ए को देखा था तो अगर ए ऑब्जर्वर है तो वो अपनी स्पीड पलट के बी को देगा, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन में किया था। देखो ए ऑब्जर्वर था तो ए ने अपनी स्पीड पलट के दी थी। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा? तो क्वेश्चन में लैंग्वेज बड़ी क्लियरली पढ़ना किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है। अब बेटा मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हें धीरे धीरे केस बाय केस समझाऊं। पहले हम लोग केस लेते हैं, रेन वाले केसेस लेते हैं बेटा, ठीक है? फिर हम उस वाले केसेस पे आएंगे जिसमें हम रिवर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा केसेस बनते हैं, हम कुछ केसेस लेंगे। चलो बेटा पहले हमने रेन वाला लिया। अच्छा मान लो एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, ये आप हो, अभी तो बेटा जॉगिंग के लिए बाहर मत जाना। सपोज एक नॉर्मल डे होता तो बच्चा जॉग कर रहा होता। सपोज ये बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, इसका नाम राहुल है। राहुल इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कभी आपसे किसी ने बोला कि बारिश हो रही है ऐसे ऐसे, बेटा सबसे इजी केस से चलते हैं, रेन वाले केसेस। रेन वाले केसेस करते हैं, रेन में अम्ब्रेला कैसे पकड़ा जाए, तो आओ देखते हैं। अब राहुल ने क्या देखा कि राहुल तो दौड़ रहा है और बारिश हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये रेन है। बेटा क्या तुम लोग इस बात की आदत डाल सकते हो कि तुम पहले चीजों को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वरना आपका इंसानी नेचर आपसे गलतियां करवाएगा। वेक्टर को जो बच्चा रिस्पेक्ट नहीं देता है वो पछताता है। बेटा एक टीचर जब क्लास में बोलता है ना तो टीचर की बात सिर्फ जहां वो प्रेशर दे रहा है वो आपके दिलो दिमाग में बैठनी चाहिए। आपको कोई भी चीज किसी भी फॉर्म में दी हो आपको ऐसे चेंज करनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 10i। क्या आप स्टेप समझे? काफी नहीं है कि तुम सिर्फ ऐसे देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, तुमको वेक्टर की भाषा में लिखना पड़ेगा। अगर हम इस तरफ प्लस आई मानते हैं और इस तरफ प्लस जे मानते हैं तो एक बच्चा कैसे लिखता है? वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू -10j। क्या आप ऐसी बात समझ गए? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? राइट इन द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर। इज इट क्लियर? यस सर। यस अब तुम मुझे बताओ राहुल अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा? राहुल को क्या फील हो रहा होगा? चलो राहुल से पूछते हैं। राहुल बोलेगा सर मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, तो मैं तो ऑब्जर्वर हूं, मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। तो रेन बेचारी ऐसे आ रही है 10 से, तो राहुल अपनी वेलोसिटी पलट के रेन को देगा कि नहीं? मैं बोलना चाहता हूं हाउ, मैं ये चाहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू राहुल देखो कैसा दिखेगा, राहुल को बारिश कैसी दिखेगी, राहुल को क्या फील होगा। एक उस छोटे से बच्चे के बारे में सोचो जो पापा की साइकिल पे बैठ के जा रहा हो, उसको रेन कैसे दिखती है। एक छोटा बच्चा बन के महसूस करो वो बारिश की बूंदों को कैसा फील करेगा। पापा ने बोला बेटा अम्ब्रेला होल्ड करो, तो बच्चा कैसे अम्ब्रेला होल्ड करेगा? बच्चे ने, राहुल ने रेन को देखा। अब राहुल को समझ आया कि मैं तो ऑब्जर्वर हूं, मैं तो अपनी वेलोसिटी पलट के रेन को दे दूंगा। अब बताओ, ये राहुल ने अपनी वेलोसिटी पलट के दी और रेन के पास नीचे 10 थी, तो बारिश किसका रिजल्टेंट दिखेगी? इस 10 का और इस 10 का। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी बेटा? तो राहुल को रेन कुछ ऐसे जाती दिखेगी और राहुल बोलेगा अरे सर मैं तो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करूंगा। क्या आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ आया बेटा? थोड़ी सी लैंग्वेज समझ आ रही है? अगर हमें केसेस समझने होंगे तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर खुद को
गतिशील या रेस्ट में मानता है और अपनी हर चीज पलट के दूसरों को दे देता है। उस बेचारे को रेन ऐसे नहीं दिखी, उसको रेन ऐसे तो दिखी प्लस ऐसी भी दिखी, तो उसको ये दिखा, ये है रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल। क्या आपको थोड़ी सी बात समझी बेटा? अब क्या इसको हम मैथमेटिकली पूरा सॉल्व करें, कितना आएगा, कितने एंगल तक? सर हाँ बेटा बोलो। सर राहुल तो आगे मूव कर रहा है तो फिर उसको फिर पीछे कैसे दिखेगा? बेटा देखो ये इस लाइन का क्या मतलब है ये बताओ मुझे। अगर ए ऑब्जर्वर है, वो बी को देख रहा है, अभी राहुल क्या कर रहा है इसकी बात नहीं हो रही है ना, उसको रेन कैसे दिखेगी ये बात हो रही है। अच्छा आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखो पहले, चलो मान लो मैं तुमको ऐसे लिखवाता, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, तो तुम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखती? सर वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल। क्या ये बात ऐसे लिखती कि नहीं बेटा मैथमेटिकली बताओ? यस सर। रेन राहुल राहुल और अर्थ अर्थ कॉमन, तो तुम बताओ रेन राहुल को कैसे दिखती? जैसे है वैसी दिखती, प्लस राहुल अपनी वेलोसिटी पलट के दे देता। देखो बीच में प्लस साइन है ना बेटा, आपने यहाँ प्लस साइन लिखा था ना इन दोनों के बीच में। ऑब्जर्व हाँ सर। अपनी वेलोसिटी पलट के देगा, तो वही राहुल ने भी की। बेटा यहाँ ये बात नहीं हो रही कि राहुल क्या कर रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, आप अर्थ के रिस्पेक्ट से हटो। अभी राहुल को अर्थ नहीं दिख रहा है, राहुल को वो बारिश की बूंदे दिख रही हैं, बारिश की बूंदे राहुल को ऐसे ऐसे आती दिखेंगी, ये सच्चाई है, ट्रुथ। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सच है कि रेन ऐसे से गिर रही है, लेकिन जब राहुल ऐसे से दौड़ेगा तो उसको रेन ऐसी दिखेगी। अब मैं तुमको अलग से फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे मतलब अलग से नहीं। सर तो फिर वो जो छोटा बच्चा साइकिल पे जा रहा होगा उसके मुंह पे आके बारिश गिरेगा फिर सामने की ओर से। बेटा ये बारिश होगी और वो ऐसे ही अम्ब्रेला होल्ड करेगा। अच्छा आप बताओ, आप खड़े हो और आपको लग रहा है आपके मुंह पे बारिश ऐसे आ रही है, तो आप अम्ब्रेला कैसे होल्ड करोगे बताओ? क्या आप मेरी बात समझी बेटा? आप अम्ब्रेला ऐसे ही होल्ड करोगे। चलो मैं जल्दी से समझाता हूँ, मैथमेटिकली हम ऐसे करेंगे। सपोज आपको राहुल की स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ द राहुल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 10 i। बेटा ये सब लैंग्वेज फॉर्म में होगा, मैं बस आपको करा दे रहा हूँ। रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज -10j। तो जब तुम इसको लिखते वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू राहुल, तो आप मैथमेटिकली इसको जल्दी से लिख लेते वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू राहुल। अब आपको पता है कि रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दे रखा है, -10j। राहुल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तुम्हें दे रखा है, ये राहुल है बेटा, राहुल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 10i, तो अर्थ विद रिस्पेक्ट टू राहुल -10i। -10 अगर मैं इसको वेक्टर पे जाके प्लॉट करूं तो आप आराम से देखोगे, आप आराम से देखोगे कि इसका मतलब आया -10i -10j, यानी अगर वेक्टर की भाषा में समझो तो -10i -10j, यानी दिस विल बी द रिजल्टेंट। क्या आप मेरी बात समझ गए? हम प्लॉट करें तो यही तो मिलेगा, सर x में 10 y में -10i -10j। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो राहुल तो आगे जा रहा था ना, ये लास्ट में -10i कैसे हुआ वो समझ नहीं आ रहा है। बेटा ये क्या राहुल लिखा है कि अर्थ विद रिस्पेक्ट टू राहुल लिखा है, बताओ? अच्छा आप अर्थ विद रिस्पेक्ट राहुल। कुछ भी समस्या है ना, आप अपने पास जाना और बोलना कि सर ने 3 पॉइंट क्या लिखवाए थे। पहला पॉइंट क्या लिखवाए थे बेटा? ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में फील करेगा, लिखवाया था। दूसरा ये लिखवाया था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और तीसरा ये वाली इक्वेशन याद आई? तो ये तुम्हें देख के क्या लग रहा है? अब बेटा तुम लोग एक इस लेवल को पार कर रहे हो कि अगर a विद रिस्पेक्ट टू b लिखवाया है इक्वल टू माइनस vba, तो तुमको नहीं लगता वेलोसिटी ऑफ द राहुल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू राहुल? आप शब्दों में मत जाओ ना बेटा, आप लोग तो बड़े हो गए हो। अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर आता है तो आपको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर भी आता है। कॉन्फिडेंस का खेल है, देखो a की जगह r लिखो, b की जगह e लिखो, तो क्या उल्टा नहीं हो जाएगा बेटा? समझी? यस सर। हाँ, और कुछ भी होता है बेटा पूछा करो, जो नहीं पूछता है सिर्फ वो बच्चा बेवकूफ होता है। क्या यहाँ तक समझ आया बेटा? हम आगे बढ़ें। तो अगर राहुल को ऐसे रेन दिख रही है तो दिस इज द अम्ब्रेला, और आपसे क्वेश्चन यही सब आता है कि वर्टिकल के साथ कितने एंगल में होगा। अब इस क्वेश्चन को तो बड़े आसानी से कर सकते हो, क्यों? जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये आंसर इजी हो गया।
फिर 45 डिग्री विद द वर्टिकल या 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझे? बहादुरी यस बहादुरी इसमें नहीं है बेटा, वो कई बार आपको कंबाइंड क्वेश्चन देता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन हुआ। अब वो क्या करेगा, देखना चाहेगा कि बच्चा रट्टा तो नहीं मार लिया, तो वो चेक करने, देखो बेटा फॉर्मूला यही लगेगा, बट कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो एक केस को याद कर लेते हैं, सोचते हैं हर बार वही केस फिट हो जाएगा। नहीं बेटा, आपको केस समझना है, एप्लीकेशन कैसे किया आपने, हाउ यू आर कनेक्टिंग इट टू थ्योरी, तब क्वेश्चन इनफाइनाइट आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपने 5 क्वेश्चन लेके सोचा कि यही क्वेश्चन मेरे फंस जाए पेपर में, तो बेटा आप मूर्ख हो, 11th 12th में कोई नहीं फंसा सकता सारा सिलेबस। आप कॉन्सेप्ट कैच कर गए तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो, उसने क्या किया, अब आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझाया जा रहा है, वो आपको ऐसे बोल रहा है कि स्टार्टिंग में एक बच्चा है, जब वो स्पीड 10 रखा है, तब उसे बारिश वर्टिकल दिख रही है। वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, बच्चे का नाम राहुल ही रहने देते हैं, -10J, नहीं मतलब वर्टिकल दिख रही है, ओनली वर्टिकल। अब बताओ, क्या तुम ये चीज क्लियर हो कि ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है रेन की? बच्चा जब 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो उसको रेन कैसी दिख रही है बेटा? सर पे आते हुए ऐसे। क्या ये पॉइंट समझ आया? क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन ए गाय इज रनिंग टुवर्ड्स द ईस्ट with a speed of 10 meter per second, this is velocity of the Rahul with respect to earth. When Rahul is running 10 meter per second towards the east, he finds out that the rain is falling vertically on his head. क्या यहां तक आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ आया बेटा? सेकंड पार्ट में जब बच्चा अपनी स्पीड बढ़ा देता है, 20 कर देता है, यानी वेलोसिटी ऑफ द राहुल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अब 20 आई हो गई, तब उसको यही रेन वर्टिकल के साथ में इट मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। राहुल फाइंड्स रेन is making an angle 30 degree with vertical. अब आपसे पूछा है what is the actual velocity of the rain, यानी रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे हो रही होगी, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे हो रही होगी। क्या बेटा आप लोग क्वेश्चन समझे कि नहीं, पहले बताओ। बेटा आपको ये तो समझ आया ना कि राहुल को जैसा दौड़ेगा, अगर बेटा पिछले ही केस में आप सोचो राहुल खड़ा ही रहता है, यहाँ पे चलता ही नहीं, तो राहुल को वेलोसिटी ऐसी दिखती, क्यों? राहुल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर जीरो रहता तो ये भी जीरो हो जाता। तब रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज सेम एज रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, यानी रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन राहुल को वैसी दिखती, सीधे सर पे आती हुई। तो राहुल की स्पीड डिफाइन करेगी कि उसको रिजल्टेंट यानी रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल कैसे दिखेगा। क्या यहां तक क्वेश्चन समझ आया कि नहीं मुझे बताओ। एक बार राहुल की स्पीड 10 है तो उसको सर पे बारिश गिरती दिख रही है, लेकिन अगली बार राहुल तेज दौड़ा तो उसको लग रहा है कि वर्टिकल के साथ एंगल, अच्छा बेटा आपको वर्टिकल समझ आता है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 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 के साथ एंगल 30 डिग्री, तो बेटा कौन सा एंगल होगा, ये वाला 30 डिग्री होगा कि ये वाला होगा, जल्दी बताओ। दोनों तो हो सकते हैं, बोथ आर द एंगल। अगर मैं आपको बोलूं वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, तो दो केसेस पॉसिबल है, ये वाला और एक ये वाला, आप कौन सा लोगे? आपको क्वेश्चन समझ आया तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व। फिर वो बीच में होगा उन दोनों के। बीच में ये बेटा वो इंफॉर्मेशन गिवन है कि राहुल फाइंड्स रेन इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ये आपको दे रखा है कि दिस विल बी वर्टिकल, हमेशा सीधा ही होता है, दिस इज वर्टिकल ऑलवेज। ये राहुल को ऐसा लग रहा है रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो आइदर ये होगा या तो ये होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा वाला होगा केस, ये वाला या ये वाला। बेटा क्या आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? आप राइट हैंड साइड वाला, क्वेश्चन में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया इसके सिवा। मैं फिर से क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन में इन्फो क्या दी है। एक बच्चा ऐसे दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ही फाइंड्स रेन वर्टिकल, ही फाइंड्स रेन
as vertical. He increases his speed. उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. He finds rain is making an angle 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है. अब एक बच्चा क्या करेगा, ऐसे सोचेगा, सर मैं वेक्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं वेक्टर से करूंगा. भले उसे धीरे धीरे समझ आ रहा है, बट उसको टीचर की बात याद है, जो वेक्टर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो निपट जाएगा, वो बच्चा खत्म हो जाएगा. तो वो करेगा ऐसे. पहला केस, सर केस 1, केस 2. सर फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द राहुल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया है 10 i. बेटा स्टार्टिंग में हमेशा टाइम लगता है, बाद में यही चीजें तुम ओरली करने लग जाओगे. ही फाइंड द रेन इज वर्टिकल. मतलब अगर एक बच्चा लिख रहा है कि रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, तो इसके अंदर सिर्फ जे कंपोनेंट होना चाहिए, वो भी माइनस वाला. देयर शुड बी नो आई कंपोनेंट. क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? अगर कोई चीज वर्टिकल दिख रही है किसी को, तो उसका आई कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा ना. अगर तुमको कोई चीज सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है तो हमेशा उसका आई कंपोनेंट 0 होगा. लेकिन अगर मैं इसको पूरा लिखता तो मैं ऐसे लिखता, रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी एक्चुअल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल. क्या ये बात तुम समझ गए? अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं? देखो बेटा, एग्जामिनेशन हॉल ना आपकी इमेजिनेशन की डिमांड करता है. पिछले केस में बच्चे कई बार पढ़ाई करते हुए अपने इंटरप्रिटेशन को दुनिया का सच मानते हैं. जैसे मैंने लिखा था पिछले केस में कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तो एक बच्चा क्या करता है, ऐसे मान लेता है कि सर इस बार भी रेन नीचे ही आएगी. नहीं बेटा, हवा चल सकती है और रेन कभी भी, एक्चुअली में आप खड़े हो ना, तो आपको जैसी रेन दिख रही है ना, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो बेटा कई बार हवा से ये रेन टेढ़ी भी आती है, तो नॉट ऑलवेज थिंक कि रेन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड भी होगी, ये गलत तरीका होता है. इसलिए इमेजिनेशन फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग होता है. बिना इमेजिनेशन के फिजिक्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तुम ऐसे सोचोगे, सर लेट अस से वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज xi प्लस yj. ये दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है. जब ना समझ आए एज्यूम कर दो, वेक्टर हमेशा तुम्हें बचा लेंगे. वेक्टर विल सेव द डे. हम फर्स्ट केस में है विद एजम्पशन, और ये चेंज नहीं होगा, ये दोनों केस में यही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ xi प्लस yj. क्योंकि राहुल अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, रेन एक्चुअल स्पीड अपनी चेंज नहीं करेगा. चेंज क्या होगा? व्हाट राहुल फील्स. राहुल को कैसा महसूस हो रहा है वो चेंज होगा. रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कभी भी चेंज नहीं होगा. एजम्पशन, हमने ये एज्यूम कर लिया. अब अगर फर्स्ट केस में हम लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, सर रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल नाउ मस्ट बी रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी xi प्लस yj प्लस राहुल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का उल्टा ई राहुल. यानी कितना लिखोगे बेटा? -10i. क्या आपको ये बात समझ आई? राहुल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ 10i है, तो ई विथ रिस्पेक्ट टू राहुल यानी अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल विल बी अपोजिट. क्या यहां तक फर्स्ट केस आपने ड्रॉ कर लिया बेटा? क्या बेटा? हमने फर्स्ट केस में इक्वेशन लिख ली. अब एक समझदार बच्चा बोलेगा, सर क्वेश्चन में तो लिखा गया था कि जो रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल है ये तो सिर्फ वर्टिकल है. देखो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखो, ही फाइंड्स दैट द रेन इज वर्टिकल, मतलब द आई कंपोनेंट शुड बी 0. अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, आई को आई के साथ लिखूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस 10i प्लस yj. अब अगर मुझे बोल रहा है कि सिर्फ वेलोसिटी वर्टिकल है तो आई कंपोनेंट यानी x में कंपोनेंट 0 होगा ना बेटा. तो मुझे पहली इक्वेशन से सिर्फ ये मिला कि x माइनस 10 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 10. क्या पहला पार्ट आ गया आपका? एक पार्ट आया? क्या आप मेरी बात समझे बेटा? Yes sir. Language is integral part of data extraction beta. You have to extract the data from the language given in the question. सर रेन वर्टिकल हुआ तो सर वाई वाला सर क्या किए? रेन वर्टिकल नहीं है बेटा. रेन
उसको लग रहा है, ही फाइंड्स दैट द रेन इज वर्टिकल। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, अगर कोई चीज वर्टिकल है तो वो कैसा होगा? अगर रेन है तो जनरली नीचे माइनस जे टाइप की आएगी, है ना? ही फाइंड्स रेन एज, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद राहुल इज वर्टिकल। वर्टिकल मींस ओनली इन वाई एक्सिस, नो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पार्ट जीरो है, तो एक्स एक्सिस पार्ट जीरो मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज जीरो। क्या आपको बात समझ आ गई? यस सर। हमने एक आइडिया बोरो कर लिया कि अगर कोई भी वेक्टर सिर्फ जे डायरेक्शन में है तो उसका एक्स कंपोनेंट मस्ट बी जीरो। अब देखो बेटा, हर क्वेश्चन को जब तुम्हें आंसर की भूख होती है, एक टीचर को बच्चे की आंख में प्रोसेस देखने की भूख होती है कि बच्चा प्रोसेस इमेजिन कर रहा है कि नहीं। आंसर महत्व नहीं रखते बेटा, आंसर नहीं आएगा, वही वही क्वेश्चन डेटा रिपीट नहीं होगा। बच्चे के साथ हमें यह चाहिए होता है कि बच्चा ऐसे सोचे, अरे सर ये पार्टिकल है, ये रेन है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं रेन विद रिस्पेक्ट टू राहुल, तो मैं बच्चे से बिल्कुल ये उम्मीद रखता हूं कि बच्चा ऐसे सोचे कि सर इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू राहुल। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये नहीं पता कि रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे है। मैंने तो बिल्कुल रैंडम मान लिया कि क्या है भाई, मैंने एक्स आई प्लस वाई जे मान लिया, बिल्कुल रैंडम मान लिया मैंने, कोई बात नहीं। मुझे ये तो पता है कि अर्थ विद रिस्पेक्ट टू राहुल पहले कितना था। अर्थ विद रिस्पेक्ट टू राहुल, राहुल की, सपोज दिस इज राहुल, राहुल की स्पीड का उल्टा था, यानी -10 आई उस समय। या मैं ऐसे लिख देता हूँ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू राहुल। क्या आप मेरी बात समझे बेटा? अब यस सर। अगले ही केस में राहुल अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। देखो राहुल अपनी स्पीड कितनी कर लेता है, राहुल की स्पीड पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 20। क्या आपको ये बात समझ आई? यानी राहुल ने अपनी ये वाली स्पीड बढ़ा ली। अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल भी बढ़ेगा ना बेटा। अगर राहुल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ 10 था पहले और बाद में 20 हो जाएगा, तो बेटा दोनों बढ़ेंगे बेटा, अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल भी 20 हो जाएगा। क्या यहां तक तुम्हें समझ आ रहा है? फर्स्ट केस में मुझे रिजल्टेंट ऐसा दिख, बेटा तुमको वेक्टर की लैंग्वेज में समझ आ रहा है कि मैं ऐसे बोलूं कि दिस इज सी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। ये बात समझ आई? यस सर। बेटा ऑल आई एम सेइंग कि क्या इस बार तुम डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए ऐसे देख सकते हो कि कभी भी टीचर ने तुमको वी ए बी दिखाया है और ए ई प्लस ई बी लिखा है, तो टीचर तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसे सोचो कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर दिस टू वेक्टर्स। ये तो कोई बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, सोचना कि सर यही तो लिखा है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इन दो वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट होगा। तो बहुत बढ़िया बच्चा। अब मुझे बताओ, अगर ये पहले केस में हमें पता है कि बारिश, रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तो तुम बताओ रिजल्टेंट क्या हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में नहीं रहता है? ये तो हमने वेक्टर में सोचा था, रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज यस सर। बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर ए और बी कभी भी तुमको दिए हैं, रिजल्टेंट की कोई मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि रिजल्टेंट ऐसे हो जाए, रिजल्टेंट हमेशा ऐसे ही होगा। अब बी बड़ा है तो बी के पास होगा, ए बड़ा है तो ए के पास होगा, बट रिजल्टेंट हमेशा बीच में ही रहेगा। अब मेरे को ये बात चमकी, डायग्राम भी कनेक्ट करना है। रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल वर्टिकली डाउनवर्ड दिया है, तो बच्चे को तुरंत समझ आएगा कि रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सर जरूर सर ऐसा होगा। क्यों? ताकि इन दो वेक्टर का, देखो रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, यानी ये वाला, इनका रिजल्टेंट हमें ये दिखे। मेरी बात समझे? अच्छा अब एक चीज बताओ मुझे, रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या चेंज हो जाएगी राहुल के दौड़ने से? राहुल दौड़ेगा तो बारिश अलग डायरेक्शन में नाचने लगेगी, ऐसा नहीं होगा ना? तो ये तो कांस्टेंट होगा। फर्स्ट केस और सेकंड केस में ये कांस्टेंट होगा। हाँ, बदल क्या रहा है? राहुल की स्पीड। अब तुम बताओ, अगर मैं तुमको एक बच्चों की तरह सिर्फ एक सिंपल सा सवाल ये पूछूं कि बेटा ए और बी का रिजल्टेंट, ए और बी का रिजल्टेंट सी है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ए और बी का रिजल्टेंट सी है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब तुम मुझे सिर्फ अपनी कॉमन सेंस से बढ़ाओ, बताओ कि अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा तो सी तुम्हें नहीं लगता कि इस तरफ आने लग जाएगा, है ना? यस सर। तो यस सर। अगर मैं अब ये बढ़ा रहा हूं तो रिजल्टेंट जो पहले ऐसे था अब वो कहाँ भागेगा? ऐसे भागेगा कि नहीं?
वेलोसिटी ऑफ द यस सर। विथ रिस्पेक्ट टू राहुल। तो डायग्राम वाइज समझना बहुत जरूरी होता है, वरना मजा नहीं आता है। डायग्राम की रिस्पेक्ट करो, वेक्टर की रिस्पेक्ट करो। हमने ये फील कर लिया, अच्छा सर इन दो वेक्टर का ये रिजल्टेंट है, तो जब एक कंपोनेंट बढ़ेगा तो जो ओरिजिनल रिजल्टेंट था पहले, जब ये वाला कंपोनेंट बढ़ाओगे तो वो तो बड़े वाले कंपोनेंट की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। अब बताओ 30 डिग्री कौन सा लोगे, ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे? समझ गए? राहुल को यही तो दिखा था कि जब वो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो वर्टिकल के रिस्पेक्ट में रेन उसे 30 डिग्री पे दिखती है। अब क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें? कितने बच्चों को ये डायग्राम समझ आया? मैं दोबारा भी समझा दूंगा बेटा, बच्चा और टीचर के पास पेशेंस होना चाहिए, वरना गिव अप मारने वाले तो हर दूसरे बनते होते हैं, हर दूसरा बच्चा गिव अप मारता है। सर हाँ बेटा बताओ। सर ये 30 डिग्री वाला और एक बार समझा दीजिए। तुम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में आओ। क्वेश्चन में तुमको बिल्कुल एक बच्चों की लैंग्वेज में दे रखा है कि बेटा जब राहुल 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है, he finds rain is making an angle 30 degree with the vertical. Rain is making an angle 30 degree with the vertical. फर्स्ट केस में तुम्हें समझ आया कि दिस वाज द रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, वर्टिकल। ये था वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल। तो जरूर रिजल्टेंट, मैं बोल रहा हूं ये रिजल्टेंट है और ये वो दो वेक्टर्स हैं जो, अब मुझे पता है कि रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच में आएगा, तो मैं एज्यूम कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ऐसे ही होगा। अगर मुझे ये फॉर्मूला समझ आ चुका है कि रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल मस्ट बी इक्वल टू रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, क्या यहां तक तुम ये समझी कि ये रिजल्टेंट है इन दोनों का? हाँ या ना बेटा बताओ। हाँ सर। अब बताओ अगर मैं कोई एक कंपोनेंट बढ़ाऊंगा और दूसरे को चेंज नहीं करूंगा तो ये वाला जो था रिजल्टेंट तो बड़े वाले की तरफ जाने लगेगा ना, क्यों? हाँ सर। बढ़ा दिया है ना, राहुल की स्पीड बढ़ा दी है तो अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल भी बढ़ जाएगा। तो अब मेरे को पता है कि राहुल को ये दिखेगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, और क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि राहुल फाइंड दैट कि वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या यहाँ तक डायग्राम सबको क्लियर हो गया बेटा? जल्दी बताओ बेटा। यस सर। ठीक है, अब हमें ये चीज समझ आ गई कि ऐसा है मामला। तो अब एक बच्चा चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकता है, बड़ी आसानी से, मैं बच्चों की तरह कर देगा, बोलेगा अच्छा ठीक है सर रिजल्टेंट का एंगल 30 डिग्री बन रहा है ना, तो अब क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन हम कर लेंगे कैसे, वो फिर से फॉर्मूला लिखेगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल। तुमको ये इन्फो कितना दिया है? अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल -20 आई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये डेटा दिया था ना कि राहुल की बढ़ के स्पीड 20 हो जाती है। तो फर्स्ट केस में ये -10 आई था, अगले केस में राहुल की स्पीड अर्थ की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू राहुल -20 आई हो गई। क्या ये बात समझ आई? और रेन विथ रिस्पेक्ट यस सर। कितना मान चुके थे बेटा बताओ? रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हम कितना मान चुके थे? xi प्लस yj। x की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा? 10 आई थी कि नहीं? हाँ या ना? याद करो। यस सर। ओके वेरी गुड। अब मुझे ये डेटा ऐसे दिख रहा है कि सर ये वाली चीज इतने के बराबर हो चुकी है, 10i प्लस yj -20i। क्या यहाँ तक साथ में हो? आराम से सोचो बेटा, मुझे बड़ा भरोसा है कि तुम लोग कॉपी पेन पे लिख रहे होगे, ना कि बैठ के बाबा लोगों की तरफ प्रवचन सुन रहे होगे बेटा। ये बिल्कुल लिखने और साथ में लाइव क्लास की बात है बेटा, करो साथ में करो। 10i और -20i कितना हो जाएगा? -10i आया प्लस yj, ये क्या आ गया? -10i प्लस yj क्या आया? नए केस में, सेकंड केस में रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल आ रही है -10i प्लस yj, ये आया बेटा। समझे? अब क्वेश्चन में आपसे बोला है बेटा, देखो पता है, एंजॉय किया करो। सर आपको पता है हम हमेशा ट्रायंगल बना सकते हैं, ये देखिए रिजल्टेंट रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल। देखो ये वेक्टर और ये रिजल्टेंट, तुम हमेशा हाइपोटेन्यूज पे रिजल्टेंट को रख सकते हो। ये देखो मेरी बात तुम समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम हाइपोटेन्यूज पे रख सकते हो। अब तुमको रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल में दो कंपोनेंट दिए हैं, एक कौन सा? -10i, यानी ये दिया है 10, देखो 10,
और ये कितना दे रखा है y, ये तो समझते हो ना, ये y में रहता है और ये ऐसे। बेटा कुल मिला के अगर तुम ध्यान से देखते हो तो मेरा आंसर आया -10i प्लस yj। -10 अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊंगा तो बेटा देखो तुम ना अपने हिसाब से करो, जरूरी नहीं कि मेरा मेथड तुम्हें तुरंत समझ आए, तुम अपने हिसाब से स्लो करना कि सर हमारा आंसर आया है रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल -10i yj। तो एक बच्चा हो सकता है प्लॉटिंग से करता है, उसको अभी धीरे धीरे समझ आता है, वेक्टर की भाषा भी सबको समझने में टाइम लगता है। -10i और yj, सर yj कहाँ है बेटा? yj तो मैंने तुम्हें नहीं दिया है कि y प्लस था माइनस था कैसा था, याद आया? हमारा आंसर इतना है -10i प्लस yj। अब तुम बताओ कि अगर रिजल्टेंट इस तरह से कुछ आ रहा है, इस तरीके से, तो y कंपोनेंट तो ये 10i बनेगा और y यही तो बनेगा, और ये एंगल तुम्हें कितना दे रखा है बताओ बेटा? वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा बेटा? 30 डिग्री है ना? तो क्या अब तुम टेन थीटा लगा सकते हो? कितने बच्चे बात समझ गए कि हम इस पे अब टेन थीटा लगा सकते हैं? कितना आ जाएगा बेटा बताओ? 10 30 लगाओगे इस ट्रायंगल में तो ये कितना है? 10 अपॉन मैग्नीट्यूड वाइज सोचो, 10 अपॉन वाई बनेगा कि नहीं? क्या वाई आ गया कि नहीं बेटा बताओ? आया बेटा समझ में कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया। क्लियर हुआ बेटा? बेटा आप मेरी बात समझ? सर वो ट्रायंगल से फिर से बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने फाइनली ये फाइंड कर लिया कि हमारा नए वाले केस में रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा होगा, लेकिन जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया तो यही वेलोसिटी हमें मिली -10i प्लस yj। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्या है? एक x कंपोनेंट है एक y कंपोनेंट है, यही तो है बेटा? तो जरूर y कंपोनेंट इधर होगा y, और ये तुम्हें 10 दे रखा है डेटा, है ना? तो यानी एक्चुअल आंसर -y टाइप का आएगा, तभी तो तुम इधर जा रहे हो। अगर प्लस y होता और ये होता -10i तो तुम तो इधर जाते ना, पर हमें क्वेश्चन में रिजल्टेंट दिया हुआ है कहाँ जा रहा है, तो एक बच्चा बड़ी आसानी से सोच लेगा, अच्छा सर सिर्फ ये बात थी कि इसको हाइपोटेन्यूज देखना है, इसको एक साइड देखनी है, इसको दूसरी साइड देखनी है। आप यहीं पे आ गए, मैग्नीट्यूड वाइज सोचो बेटा, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, बट आपको दे रखा है कि एंगल 30 डिग्री बनता है, तो ये बनेगा आपका -y और ये बनेगा बेटा आपका -10। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? मैंने बस इसको पैरेलल मूवमेंट करा के यहाँ लेते आया हूँ, ये जो 10 था ना उसको यहाँ लिख दो। अब आपको y निकालना रह गया है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ -y एंड -10i, जो कि डेटा में यहाँ लिखा हुआ है। हमारा y नेगेटिव आएगा बेटा जब करोगे तो, ठीक है? इसलिए मैंने -y लिख दिया है। क्या आप मेरी बात थोड़ी सी समझे बेटा? यस सर। उसके बाद बेटा बेटा प्लीज टेन थीटा लगाना सीख लो। 10 30 डिग्री इक्वल टू 10m अपॉन y, तो इससे आपका मैग्नीट्यूड आ गया y का, y आ गया बेटा 10 cot 30 डिग्री, और हमेशा कॉमन सेंस लगाना, हमारा y नीचे आया था इसलिए आंसर माइनस में लिखना, ठीक है? तो हमारा फाइनल आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है? हमने माना था xi प्लस yj, दोनों कंपोनेंट हमारे आ गए। x की वैल्यू कितनी आई बेटा बताओ? x हमारा 10 आया था, -10 आया था ना? सर 10 आया था। हाँ x हमारा 10 आया था ना बेटा? फर्स्ट केस में हमारा x कितना आया था? सर 10 है। बस पुट कर दो, 10 आया खत्म। था। कोई बात नहीं बेटा, खत्म हो गया हमारा। क्यों? हमारा आंसर आ गया 10i माइनस ये कचड़ा जो भी सॉल्व कर देना, तो ये माइनस में आया, तो इसलिए मैं इसको -10 cot 30 डिग्री j। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसके बाद ये फील करो कि जरूरी नहीं है सर कि रेन हमारी वर्टिकली आए। इस क्वेश्चन में रेन हमारा कैसी है? एक 10 कंपोनेंट है और एक 10 cot 30 कंपोनेंट है, यानी रेन हमारी ऐसी थी। दिस वाज द एक्चुअल रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या आपको ये बात समझ आई? क्लियर हुआ बेटा? देखो कई बच्चे इसमें ना ये वेक्टर वाले पार्ट से डर रहे होंगे, ये बेटा इजी पार्ट होता है बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें ये दिखने लग जाता है कि सर अगर ये रिजल्टेंट माना है तो ये जरूर एक x से बना है और एक y से बना है, तो थोड़ी बहुत गलती कर करके बच्चा ये बात सीख जाता है। मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, अभी भी कई बच्चे बोलते हैं सर मुझको कैलकुलस से डर लगता है, आगे चल के पता चलेगा वो डरने की बात ही नहीं है। डिफरेंशिएशन एक नहीं एक दिन 5 6 क्वेश्चन करते करते सबको समझ आता है। जो बच्चा कॉन्सेप्ट से भागेगा उसको दिक्कत आएगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं समझ रहा है उसको आगे चल के दिक्कत आएगी।
हाँ बेटा, क्या आपको बात समझ आ गई बेटा? मैं आपको एक और Yes, sir. very same nature question has been given in SC Verma example with the different values. ठीक है, तो अगर किसी के पास SC Verma है तो वो ये एग्जाम्पल के साथ फील कर सकता है। ठीक है, वैसे बेटा यही इंफॉर्मेशन है जो दी है, इससे स्लो तो कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब होता क्या है, सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में ही हो, कई बार वो तुम्हारा सिर्फ बेसिक सेंस देखना चाहता है। मैं तुमको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये दे रखी है वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, राहुल ऐसे दौड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द राहुल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब मुझे बताओ वेक्टर डायग्राम के हिसाब से कि अम्ब्रेला कहाँ लगाएंगे, ये तो कॉमन सेंस है ना बेटा। मैंने तुमको बोला कि बारिश ऐसे हो रही है और राहुल ऐसे दौड़ रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, मुझे वेक्टर डायग्राम से बताओ कैसा बनेगा, बस और कुछ नहीं। कई बार क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, क्वेश्चंस आर रियली रियली सिंपल। आप ऐसे सोचोगे सर जैसी रेन राहुल को दिखेगी वो वैसे ही अम्ब्रेला लगाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल। तो एक समझदार बच्चा ऐसे करता है, अच्छा सर क्वेश्चन में आपने डायग्राम पूछा है और हमें ये इन्फो दे रखी है। बच्चा बोलेगा सर राहुल के पास चलते हैं, पूछते हैं क्या करना है। राहुल बोलेगा पहले जो रेन कर रही है उसको करने दो, वट एवर रेन इज डूइंग उसको करने दो। वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, यानी राहुल अपनी स्पीड पलट के दे देगा। क्या किसी बच्चे को ये बात समझ आई? किसी को दिक्कत है इसमें? क्या आप मेरी बात समझे? वो ऑप्शन में ना आपको ऐसा डायग्राम भी देगा कि दिस इज द एरो, आप ऐसा सोचोगे ऐसा एरो होगा, अम्ब्रेला ऐसे लगेगा। बेटा आप बताओ अम्ब्रेला कैसा लगा? इसको इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट देखो, अब बताओ इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इसके बीच से जाएगा ना। तो जब राहुल को बारिश ऐसे आती दिखेगी, रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, तब राहुल अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? तो कई बार क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड होते हैं, कई बार आपकी कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। बेटा ये चीज क्लियर है? क्या हम आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अब हम लोग रिवर वाले केसेस पे आते हैं। रिवर वाले केसेस थोड़े से इजी होते हैं अगर तुम उसको बिल्कुल केस बाय केस बना लो तो, ठीक है। रिवर वाले केसेस में मैं एक्चुअली में सबसे पहले तो मैं ऐसे बोलता हूँ दो केसेस की तरह सोचना। बेटा कभी भी रिवर में क्या होता है ना, एक आपकी जैसे सपोज एक रिवर की स्पीड है, ये रिवर है, इसको बैंक्स कहते हैं, बैंक 1 बैंक 2। हम लोग जनरली थिकनेस ऑफ द रिवर को कांस्टेंट लेते हैं, जो थिकनेस ऑफ द रिवर है कांस्टेंट है, और जनरली क्वेश्चन में हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक जाएंगे अलग अलग तरीके से, यही हमें करना होता है। अब जरा सोचो पानी की स्पीड 99% केसेस में ऐसे देगा, अगर रिवर बना रहा है तो उसकी मजबूरी है तो वो v लिख देगा, पर आपको महसूस करना है कि v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या आप मेरी बात समझे? आपको सिर्फ v लिखा होगा, क्वेश्चन बोलेगा स्पीड ऑफ द रिवर इज v, आपको जनरली वो देता है u, स्पीड ऑफ द बोट या जो आदमी तैर रहा है, दोनों में से कोई एक चीज समझ लो, स्पीड ऑफ द बोट ले लेते हैं चलो, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ देगा, यानी यह स्टिल वाटर, लैंग्वेज का खेल है बेटा, बोल देगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, बड़ा लैंग्वेज का खेल है बेटा। या तो वो ऐसा लिखेगा या वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर बोलेगा, स्टिल वाटर। हम दो केसेस बनाएंगे, एक बार जब u v से छोटा होगा और एक बार जब u v से बड़ा होगा। क्या आप केसेस समझ गए बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड? क्या हम आगे बढ़े बेटा? आप लोगों ने इतना नोट कर लिया? अरे एक बार बोट की स्पीड ज्यादा होगी, एक बार रिवर की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। सबसे जेनरिक केसेस जो सिंपल वाले केसेस होते हैं उसमें हम आदमी की स्पीड बोट से ज्यादा लेते हैं, ये जनरल केसेस है। तो हम पहले इस वाली कैटेगरी पे अटैक करते हैं,
दिस कैटेगरी, और इसको भी स्लो मोशन में करेंगे बेटा, कोई जल्दी नहीं है। आओ बेटा, इतना नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज पे आऊं? यस सर। हाँ बेटा, गुड। अब आप ऐसे बोलो कि सर आप कहना चाहते हैं, पहला केस है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द मैन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। आप समझ गए? चलो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं। फील करो कि एक बार बोट यहाँ है इस बैंक पे, और इस आदमी के मन में ख्याल आया, ये बोट, इस बोट के मन में, या बोट पे कोई ना कोई आदमी होगा, बोट के मन में ख्याल आया, यार कुछ भी हो जाए मैं सीधे ही जाऊंगा, मुझे अपोजिट बैंक पे जाना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे एग्जैक्टली अपोजिट बैंक पे जाना है। तुमको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, यही चीज इनडायरेक्टली बहुत सारी लैंग्वेज में बोला जा सकता है। सपोज क्वेश्चन में लिखा है ए मैन वांट्स टू रीच एट द अपोजिट एंड ऑफ द बैंक, एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे। आप क्वेश्चन समझ गए? अब आदमी कैसे जाएगा बेटा बताओ? आपके हिसाब से अगर इस बोट पे मैं ऐसे लिखूं, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो बेटा ये किस लैंग्वेज में आएगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आएगा। कितने बच्चों को ये लैंग्वेज समझ आई? हमने यही तो किया बेटा, देखो ये रहा, ये रहा, और बीच में सेम रहा। यानी पानी में उतरने के बाद बोट का बिहेवियर ऐसा होगा, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। हम क्या चाहते हैं कि भाई सीधे चले जाओ, सीधे चले जाओ, पूरा सीधे। पर बोट को एक्चुअली में कैसे, जो बेटा बोट में इंजन लगा रहता है, बोट का इंजन क्या चाहेगा कि वो कैसा जाए, बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसा वो जाना चाहेगा। सोचो, क्या आपको ये लाइन थोड़ी सी समझ आ रही है? हमारी इच्छा है कि हम सीधे पार कर जाए। देखो बेटा, बच्चा चाहे तो कॉमन सेंस से भी कर सकता है, उसको इतना डरने की जरूरत ही नहीं है। वो बोलेगा सर हमें सीधा जाना है, ये हमको, मान लो रिवर ऐसे जा रहा है वी से, कई बार हमें ना वेक्टोरली के साथ साथ डायग्राम को इमेजिन भी करना होता है बेटा। आओ देखते हैं, बच्चा बोलेगा सर बोट है, बोट है। बेटा देखो, ये वी स्पीड पानी चाहेगा कि तुमको ढकेल के ले जाए, लेकिन अगर तुमने अपना यू ऐसे कर लिया, अब देखो बेटा, किसी को ये बात समझ आई? वी पानी चाहेगा, ये तुम्हारी इच्छा, ये रिजल्टेंट। बेटा बोट कहाँ जाएगा? बोट कहाँ जाएगा बेटा बताओ? मेरी बात समझे बेटा? यस सर। तुम इसको Yes, sir. रिजल्टेंट फॉर्म में सोच लो, ये इजी, ऐसे इजी पड़ता है कि सर पानी ना बहाना चाह रहा था और मैंने ऐसे जाने की सोची, तो मैं रिजल्टेंट बीच में चला गया, और बस रिजल्टेंट सीधा होना चाहिए। पहला केस ये है कि सीधे पार करना है। तो इस केस को कितना इजी बनाया जा सकता है, ऐसे सोचो। लेट अस सपोज कि विद द परपेंडिकुलर एंगल इज थीटा, अगर अब तुम सीधा जाना चाहते हो, बेटा आराम से सोचना, अगर एक बच्चा सीधा जाना चाहता है पर रिवर तो उसको ऐसे खींच रही है ना, तो कोई तो उसको वी पार्ट को कैंसिल करेगा ना। मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा जल्दी से डायग्राम बनाता हूँ। अब तक आपने सीखा है कि एक बच्चा ऐसे जाना चाहता है, दिस इज द रिजल्टेंट पाथ, तो वो जानबूझ के मोटर को लेके ऐसे रो करेगा, यानी बोट का इंजन चाहेगा इधर जाए, रिवर बोलेगी नहीं मैं तो तेरे को इधर लेके जाऊंगी, बहा के लेके जाऊंगी, डुबो दूंगी आगे जाके। बच्चा अपोजिट बैंक पे जाना चाहता है ए से बी तक, दिस इज द रिजल्टेंट। अगर आपको ये तैरता हुआ आदमी दिखता ना, तो बेटा आपको ये दिखता कि आदमी, अगर ये केस आदमी वाला होता तो आपको हर बार दिखता आदमी का मुंह ऐसा है और वो इधर ट्रेवल करना चाह रहा है, पर वो उसको ड्रैग करते हुए पानी ऐसे लेके जा रहा है। आदमी इधर जाना चाहेगा हमेशा, रिवर ऐसे ढकेलना चाहिए, पर ये रिजल्टेंट पाथ है। बोट के लिए भी यही ट्रू है, बोट ऐसे जाना चाहेगी, पानी अपनी हरकत ऐसे करेगा और बोट बीच में चली जाएगी। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि एक बच्चा बोल दे कि सर अगर आप हमें ये एंगल गेस करने को बोलते हैं तो मैं ऐसे कर दूंगा, लेट अस डिवाइड यू इनटू टू कंपोनेंट्स। बेटा आई होप जिन बच्चों को नहीं पता है वो ऐसे याद रखें, अगर वेक्टर के कंपोनेंट लेने होते हैं तो जो पास वाला होता है वो कहलाता है यू कॉस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है वो कहलाता है यू साइन थीटा। क्या तुम लोग को ये चीज समझ आई? यानी यू को मैंने तोड़ लिया, एक कंपोनेंट आया इधर यू साइन थीटा, एक कंपोनेंट आया यू कॉस थीटा। और रिवर की इच्छा क्या थी ये बताओ?
v। अब तुम मुझे बताओ अगर रिजल्टेंट ये है तो x कंपोनेंट कितना होना चाहिए बताओ? x कंपोनेंट दोनों से कैंसिल हो जाना चाहिए कि नहीं? अगर तुम सीधे जा रहे हो तो देयर शुड बी नो x कंपोनेंट, यानी हमको इंफॉर्मेशन मिली v इक्वल टू यू साइन थीटा, हमारी कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, फर्स्ट इक्वेशन। अगर एक आदमी सीधे रिवर क्रॉस करना चाहता है तो दिस विल बी ऑलवेज बी, हमें पानी के इफेक्ट को अपनी स्पीड के कंपोनेंट से कैंसिल करना पड़ेगा। याद रखना यू साइन थीटा यू कॉस थीटा हमेशा यू से छोटा होता है। हम अपनी स्पीड के एक पार्ट से पानी को कैंसिल कर देंगे कि चलो तुम मुझे ढकेलो मत, मैं अपनी स्पीड का एक कंपोनेंट लगाऊंगा ना तो v कैंसिल हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? हमने ऑलरेडी मान के रखा है कि आदमी की स्पीड पानी से ज्यादा है, इफ यू रिमेंबर। याद है बेटा? तो अब बच्चा, आदमी रिवर क्रॉस किस स्पीड से करेगा? आंसर इज वेरी सिंपल, आदमी रिवर क्रॉस करेगा इस स्पीड से, ये वाली यू कॉस थीटा से। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर, तुम बच्चों की तरह बोलोगे लेट अस से कि थिकनेस ऑफ द रिवर इज टी, नहीं टी नहीं बेटे, कुछ मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, लेट द थिकनेस बी वाई, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बिकम वाई अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दैट इज यू कॉस थीटा। तो जब तुम नोट्स बनाओ ना बेटा, तो जब तुम समझ चुके हो तो इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी जल्दी ऐसे कर लेना कि सर अब तक आपने बताया कि ये था v, ये था u, और ये हमने एक एज्यूम किया एंगल थीटा, तो हमें मिला u cos थीटा और u sin थीटा। अगर ये दूरी y है तो सिर्फ u cos थीटा हमारा रिजल्टेंट है, तो हमारा टाइम आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और x कंपोनेंट कैंसिल हुआ था तो v इक्वल टू u sin थीटा, इससे तुम्हारा थीटा निकल जाएगा। जब थीटा निकल गया तो साइन से कॉस निकाल लेना, तो टाइम भी निकल गया। बेटा ये वाला केस हो गया, केस वन इज डन। वो यही पूछता है बेटा व्हाट इज टाइम टेकन, व्हाट विल बी द एंगल जिसमें वो रो करेगा, मतलब आदमी किस तरफ जाना चाहेगा, तो वो तुमसे ये एंगल पूछता है। अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो एंगल पूछ देगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आंसर हो जाएगा थीटा प्लस 90। मेरी बात समझे? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बेटा, टीचर तुम्हें समझा सकता है पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है। क्वेश्चन में अगर लिखा है कैलकुलेट हाउ द मैन विल रो और हाउ द बोट विल रो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तब तुम्हारा आंसर आएगा एट ए एंगल ऑफ 90 प्लस थीटा। मेरी बात समझे? ये क्वेश्चन हुआ बेटा? और बेटा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन सब को केस बाय केस कहीं ना कहीं से सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करो। वैल्यू जिसमें दियो कि पानी की स्पीड 5 मानते हैं, आदमी सॉरी पानी की स्पीड आप 4 मान लीजिए, इसकी स्पीड 5 मान लीजिए आदमी की, तो फिर ये एंगल कितना आएगा, व्हाट विल बी द मतलब टाइम फॉर क्रॉसिंग द रिवर, अगर आपको ये 500 मीटर कुछ दिया तो ऐसे एक दो क्वेश्चन करिए, भले आपको वैल्यू पुटिंग लगे बट करिए, इससे एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस स्ट्रांग होता है। बेटा नेक्स्ट केस में आए, इस बार टाइम कितना है, y बाई यू कॉस थीटा। अगली बार बच्चा बोलता है सर हम तो एंट्रेंस की राह पे निकले हैं, हमें बताइए सबसे कम टाइम में सिलेक्शन कैसे होगा। हम यहाँ खड़े हैं, हमें सेलेक्ट होना है, इस तरफ जाना है, सबसे कम टाइम में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? मतलब मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। और बेटा जब मैं सिलेक्शन की एंट्रेंस की बात करता हूँ, ट्रस्ट मी ऑल आई एक्सपेक्ट कि तुम अपना बेस्ट दो। इट हैज नथिंग टू डू विद IIT और मेडिकल, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद योर पोटेंशियल, कि आपका पोटेंशियल कितना ग्रो कर रहा है। अब ये बच्चा है, इसको अपना बेस्ट देना है। अब ये कैसे तैरेगा बेटा? ये आपकी लाइफ में आने वाले डिस्ट्रैक्शन है, नदी जो आपको हमेशा आपकी मंजिल से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ले जाएगी। आपकी मंजिल यहाँ है, कैसे जाओगे उस तरफ? सेलेक्ट होना है। जिस समय सबसे कम टाइम में सेलेक्ट होना होगा ना तुम्हें, आप पिछली बार क्या किए थे, अपना एक कंपोनेंट बर्बाद करके रिवर को कैंसिल किए थे। इस बार तुम बोलोगे चाहे कितनी भी चीजें आए, मैं अपना सारी एफर्ट्स मंजिल की तरफ लेके जाऊंगा। यानी इस बार बोट बोलेगी कि सर मैं अपनी पूरी एफर्ट से सीधे जाना चाहूंगी,
क्यों? अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? अच्छा बेटा कॉमन सेंस से बताओ, क्या रिवर तुम्हें कभी भी पार करा सकती है? अगर मैं तुमको ऐसे धक्का मारूं, क्या तुम कभी ऐसे जाओगे? आंसर है ना। तो इससे कभी भी रिवर क्रॉस नहीं होता। दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से कभी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन फिर कौन कराएगा? तुम्हारे हाथ में क्या है? बोट की स्पीड, यानी तुम्हारी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर तुमने जिस दिन, ये तुम्हारे एफर्ट्स हैं, जब तुमने अपने सारे एफर्ट्स मंजिल के डायरेक्शन में लगा दिए तो तुम सबसे जल्दी पार करते हो। बस इस केस में क्या होता है ना, कि तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है, यू और एक वी। इस बार तुम वी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तुम अपना तैरते हुए जा रहे हो, तुम्हारा सर हमेशा सीधा है, ऐसे तैरना चाह रहे हो, पर पानी तुम्हें ऐसे ढकेल रहा है, तुम यहाँ पहुंचोगे। कोई बात नहीं, मंजिल तुम्हें भी मिल रही है, बट तुम सबसे जल्दी जल्दी पढ़ोगे, तुम्हारा सर हमेशा सीधा रहेगा। ये तुम्हारे एफर्ट्स और ये पानी, वी यू, हमेशा तुम ऐसे जाओगे। क्या आपको ये बात समझ आई? तुम्हारी तैरने की इच्छा ऐसे थी, यू, पानी ने तुम्हें ऐसे ढकेला और तुम ऐसे चले गए। दिस इज द मिनिमम टाइम प्रोसेस, जब तुमने अपना एक भी कंपोनेंट वेस्ट नहीं किया, अपने सारे एफर्ट मंजिल की तरफ रखे। क्या आपको लैंग्वेज थोड़ी सी समझ आई? यानी अगर आपको यही केस में बोलूं मिनिमम टाइम के लिए, तो कुछ बच्चा बस ऐसे रट्टा मार लेते हैं कि सर मिनिमम टाइम के लिए मैं सीधे जाऊंगा और रिवर ऐसे लग रहा है, ये वी है बेटा। दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। आपको ये सोचना है कि रिवर के अंदर हमेशा रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट किस चीज का होगा बेटा? आपके एफर्ट का और पानी के एफर्ट का, आप रिजल्टेंट पाथ पे जाओगे। क्या आपको लैंग्वेज समझ आ गई? दिस इज द रिजल्टेंट। तो बेटा बताओ, जब दो चीजें 90 डिग्री पे होती हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है बेटा? क्या सबको ये चीज पता है? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अगर कभी भी दो वेक्टर ए और बी दिए हैं और वो 90 डिग्री पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट होगा हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये चमक गया बेटा? बात समझ आई? आपको तीन फैक्टर दिख रहे हैं बेटा, यू वी और रिजल्टेंट वेलोसिटी। बेटा पीछे से किसी की मम्मी डांटती है क्या बोलने पे? बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। बेटा आप लोग कर्मा, हिंदुइज्म में ना कर्मा पढ़ाया जाता है। कर्मा जानते हो क्या होता है? कर्मा वो होता है जो पलट के आता है बेटा। होता क्या है, जब एक टीचर तुमसे बोल रहा है कि बोलो 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 और तुम लोग नहीं बोल रहे हो, तो बेटा पता है, जितने बच्चे इस समय आईटीज वाईटीज में ना मैं नंबर देता हूँ, उनसे पूछना कि बेचारे टीचर इस समय बदला ले रहे हैं उनसे। वो जब क्लास में नहीं बोलते हैं तो एक क्लास परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ तो तुम्हारे आंसर झटझट नहीं आ रहे होते, तो क्लास परफॉर्मेंस इंडेक्स को वो लोग 30 to 40% कर चुके हैं। बेटा वो लोग समझदार हैं। कोई भी जो तुमसे बड़ी उम्र में होता है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस तुमसे समझदार होता है। ऐसा नहीं कि उसकी माइंड कैपेसिटी तुमसे तेज है, वो बस एक्सपीरियंस की वजह से तुमसे 30% और 40% वो क्लास परफॉर्मेंस इंडेक्स को रखते हैं। पागल नहीं है बेटा, दे आर वेरी रेलिवेंट। क्योंकि उनको पता है जो बच्चा क्लास को लाइव क्लास की तरह अटेंड नहीं कर रहा है, वो हमेशा अपना एफर्ट कम लगा रहा है। ये पैरामीटर होता है बेटा, और इसके मार्क्स होते हैं बेटा 30 to 40%। तो अगर तुमको ये आदत बनी रही तो बेटा तुम्हारे आईआईटीज में मार्क्स ड्रॉप करेंगे, और रिलेटिव मार्किंग होती है, बर्बाद हो जाओगे। बहुत गंदी रिलेटिव मार्किंग होती है हर अच्छे कॉलेज में। अच्छा चलो वापस आते हैं। सपोज एक बच्चा, ये रिवर की दूरी मानी y, और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम क्वेश्चन की तरह लैंग्वेज सीख रहे हैं। पानी ने तुम्हें ड्रिफ्ट किया, तुम ए से बी पे जा सकते थे, पर पानी ने तुम्हें बीसी पाथ पे पुश किया। देखो, तो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। मैं बार बार ड्रिफ्ट को एक्स से बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। क्या आपको बात समझ आई? और दिस इज द एक्चुअल, बोट इस तरफ जाएगा भले ही वो ऐसे जाना चाहता है, ठीक है? बोट ऐसे जाएगा इस रिजल्टेंट पाथ पे। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या पूछ सकता है? टाइम टू क्रॉस द रिवर, व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट। तो लेट अस से आप वेक्टर को रिस्पेक्ट करने लग गए कि सर y के लिए y जिम्मेदार है, x के लिए x जिम्मेदार है, और रिजल्टेंट के लिए रिजल्टेंट जिम्मेदार है। तो तुम किसी भी चीज से कर सकते हो। तुम बोलोगे सर अगर मैं एसी पाथ को देखूं तो एसी डिस्टेंस है, मैं बोलूंगा हाँ बेटा एसी डिस्टेंस है। तो एसी की तरफ स्पीड कितनी है बेटा? रिजल्टेंट स्पीड। अच्छा सर, तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर दूंगा तो सर क्या मिलेगा बेटा? टाइम मिलेगा बेटा। तो टाइम आ गया। एक बच्चा बोलेगा अच्छा सर मान लीजिए सर मुझे ये ना दिया हो, ये ना दिया हो, मुझे सिर्फ वाई दिया हो, तब तुम ऐसे बोलोगे। वाई एक्सिस में सोचो बेटा, वाई एक्सिस में सोचो क्या मिलेगा तुम्हें? वाई एक्सिस वाइज तुम्हें क्या मिला? टाइम, डिस्टेंस इन वाई अपॉन
स्पीड इन y। किसी को ये बात समझ आई? u बेटा u। बेटा इस तरफ स्पीड क्या है? y। इस तरफ सॉरी इस तरफ डिस्टेंस क्या है? y। इस तरफ स्पीड क्या है? u। देखा बेटा? बात समझे? अगर मैं तुमसे पूछूं यस सर। x में डिस्टेंस कितना है? x स्पीड कितनी है? बेटा x में सिर्फ रिवर लेके जा रहा था, मेरी इच्छा तो सीधे जाने की थी। फिर से जल्दी जल्दी डायग्राम देखो बेटा, मेरी इच्छा सीधे जाने की थी, रिवर मुझे ऐसे लेके जा रहा था, रिवर मेरी इच्छा रिजल्टेंट पाथ। बेटा मैं कभी x में नहीं जाना चाह रहा था, ये सब रिवर है, मैं हमेशा सीधे रो कर रहा था, यानी y के लिए मैं जिम्मेदार हूं, यानी u y u। इस पाथ के हिसाब से बात करें तो इस पाथ पे बेटा पार्टिकल एक ही है, चाहे मैं x में ट्रेवल करूं, चाहे मैं y में सोचूं, या मैं रिजल्टेंट पाथ के हिसाब से सोचूं, पार्टिकल एक ही है, तो एक ही टाइम पे वहां पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल ऐसे करके ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे करके ऐसे नहीं जा रहा है, वो एक ही पार्टिकल है। तो आप टाइम किसी भी तरीके से निकालो, y से निकालो, चाहे x से निकालो, चाहे रिजल्टेंट पाथ ac से निकालो, हर बार आपका आंसर टाइम के लिए सेम आएगा। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? और यही वो आपसे पूछता है कि मिनिमम टाइम कितना आएगा, ड्रिफ्ट क्या होगी, किसी एक से आपका टाइम निकलेगा, दूसरे से आप ड्रिफ्ट निकाल लोगे। दिस इज द जनरल इक्वेशन जिसको आप सॉल्व करोगे। क्लियर हुआ बेटा? नोट किया? तो ये हर मतलब सर ये जनरल इक्वेशन हर चीज में सेम होगा फिर? नहीं बेटा, whenever you want to cross the river in minimum time and your speed is greater than river speed, तब ये होगा। मतलब जब आप चाहते हो कि रिवर मिनिमम टाइम में क्रॉस करें, तब अपने सारे एफर्ट्स आप रिवर क्रॉस करने में लगाओगे और पानी आपको ऐसे ढकेलेगा, आप जाओगे ऐसे, पर आप सबसे कम टाइम में पहुंचोगे। मेरी बात समझे? पिछले केस में तुम बताओ टाइम कितना आया था? जैसे पिछले केस का एग्जांपल लेते हैं, t इक्वल टू वाई बाई यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, तो यू कॉस थीटा यू से छोटा होगा, तो टाइम इज ग्रेटर आया। देखो डिनोमिनेटर हमारा छोटा आया, तो और इस केस में हमारा टाइम कितना आया बेटा? y बाई यू, तो ये टाइम छोटा हुआ ना। देखो इस केस में डिनोमिनेटर छोटा है, इस केस में डिनोमिनेटर बड़ा है, तो टाइम छोटा हुआ जब हम सीधे जाना चाहते हैं। क्या आपको बात समझ आ गई? आप ये बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एक आदमी जो रिवर को सीधे क्रॉस करना चाहता है, तो उसके लिए उसको अपने सारे एफर्ट्स ऐसे नहीं लगाने हैं, उसको ऐसे जाना है। लेकिन अगर एक आदमी मिनिमम टाइम में जाना चाहता है, तब उसको एफर्ट्स ऐसे लगाने हैं। आपको अभी तक 2 केस कराए गए हैं बेटा। यू वांट टू ग्रो एट अपोजिट एंड, तुम ए से बी जाना चाहते हो, आप एक विजुअलाइजेशन को पहले पालो कि सर यू वी, दिस इज कॉल्ड मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या अपोजिट एंड पे जाना। लैंग्वेज बेटा वो कैसी यूज करेंगे तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में दिया है कि आप सबसे जल्दी जाना चाहते हो, सबसे जल्दी का रास्ता वही है जब तुम अपने सारे एफर्ट्स मंजिल की तरफ लगा दो। ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ है बेटा। आपको मेरी बात समझ आ गई? शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर हमारी स्पीड इज ग्रेटर देन वी। समराइज हो पाया बेटा? नेक्स्ट केस की तरफ बढ़े। हर बार बस यस सर। थोड़ी सी चेंज करेंगे। लेट अस सी कि द नेक्स्ट केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस अज्यूम कि पानी की स्पीड इस बार हमसे ज्यादा है। अब क्या होगा? अब तो बेटा पानी डोमिनेट करेगा, मतलब v इज ग्रेटर देन u। अब अगर मैं कोई भी बेटा, अब तुम बताओ, तुम कैसे भी जाना चाहो, वट एवर वे यू पिक, तुम कैसे भी सोचो, तुम यहां खड़े हो, अब पानी की स्पीड तुमसे ज्यादा है। अब तुम ऐसे भी तैरोगे, तुम यू ऐसे भी कर दोगे तो v बड़ा है, तुम अगर उल्टा भी पानी के तैरोगे तो भी तुम इस तरफ ही जाओगे, रिजल्टेंट विल बी v माइनस यू। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यानी पानी के इफेक्ट को तुम कैंसिल कर नहीं सकते, यानी तुम अपोजिट बैंक पे कभी नहीं पहुंच सकते। तुम ए से बी पे हो, कभी नहीं जा सकते। कोई भी मेथड चुन लो बेटा। मेरी बात समझे? आराम से सोच लो मैंने क्या बोला। अगर कभी तुम्हें पानी की स्पीड उससे ज्यादा मिल जाए आदमी की स्पीड से, और फिर क्वेश्चन में बोलेगा
कि क्या पार्टिकल ए से बी पहुंच सकता है, आंसर है ना, नहीं, वो कुछ भी कर ले। बेटा जब एग्जैक्टली अपोजिट जाके नहीं रोक पाया, तुम सोचोगे नहीं सर ऐसे चले जाए तो, अरे बेटा जब वो इधर जाएगा और पानी की स्पीड तेज है तब तो और इधर जाएगा वो, रिजल्टेंट सोचो ना यू और बी का। यानी इस केस में हम कभी भी अपोजिट बैंक पे नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये है हम चाहे कुछ भी कर लें, वट एवर वी डू, अगर पानी की स्पीड हमसे ज्यादा है तो वट एवर वी डू हमेशा एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा ही आएगा और हम हमेशा ऐसे ही जाएंगे। ये ड्रिफ्ट हमेशा होगी, ये ड्रिफ्ट अनअवॉइडेबल है। अगर पानी की स्पीड हमसे ज्यादा है तो हम कभी भी अपोजिट एंड पे नहीं पहुंच सकते। दिस विल ऑलवेज बी द डायग्राम, चाहे तुम कैसे भी जाओ, दिस विल बी द डायग्राम पाथ का। क्या आप मेरी बात थोड़ी सी समझे बेटा? द ड्रिफ्ट इज अनअवॉइडेबल। अब पानी हमसे डोमिनेट कर चुका है, पानी की वजह से ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा। तो कैसे करोगे क्वेश्चन? लेट अस से कि तुमको एक केस में कराता हूं, दैट इज कॉल्ड ए मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन, कि तुम चाहते हो, अरे बेटा एक लाइव केस सोचते हैं, जरा सोचो एक ऐसा रिवर है जो आगे चल के ऐसे गिरने वाला है। अब आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि सर रिवर के साथ नीचे गिर जाओ। बेटा कौन चाहता है पानी में ऐसे जाके ऐसे गिरना? तो आपने बोला अरे यार मैं तो यहाँ फंसा हूँ फिर भी मुझे रिवर क्रॉस करना है, मुझको ए से बी पे जाना है। अब क्या करोगे? अब आपको समझ नहीं आ रहा है ए से बी कैसे जाएंगे। आप ऐसा सोचोगे सर जाना तो है ही सर, पर करें क्या? तो फिर वो ऐसा सोचता है थोड़ी देर, सर कोई एक पर्टिकुलर एंगल चुनते हैं जिसपे हम जाने की कोशिश करेंगे, तब मेरा एक कंपोनेंट, सपोज दिस इज थीटा, यू कॉस थीटा v को थोड़ा सा मिटिगेट करेगा, कम तो नहीं कर सकता बेटा। जब u ही v से छोटा है, v इज ग्रेटर देन u, तो u cos थीटा की क्या औकात वो v से बड़ा हो जाए, और u sin थीटा मुझे रिवर क्रॉस कराएगा। देखो मैंने u को तोड़ दिया, सॉरी यहाँ पे थीटा लिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये u sin थीटा और ये u cos थीटा। यानी अगर कभी भी तुम चाहते हो कि मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन है, हेडिंग डालना व्हेन v इज ग्रेटर देन u, मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन, मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन। बेटा तुमको क्या लगता है जो बच्चा आखिरी के 5 मिनट का पेशेंस नहीं रख सकता, लाइफ उसे करियर क्या पेशेंस देगी बेटा? मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन क्या होती है? जब हम चाहते हैं कि मैं ये डिस्टेंस मिनिमम कर दूं, अगर ये बैंक ए है और ये बैंक बी है तो ये एक्स मिनिमम हो। इस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, रिवर तुमको ढकेल रहा है वी से, ठीक है, ये तुम्हारी स्पीड है u, ये तुम्हारी स्पीड u है और ये रिवर है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट पाथ है। और बेटा यहाँ रिवर है, मतलब तुम अपने हिसाब से रिवर इमेजिन करना, ऐसा नहीं है कि ये पूरा बनाना अपने हिसाब से, ये रिवर है। बस मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू मिनिमम हो जाए, x मिनिमम हो जाए सबसे छोटा। तो उस केस में हम u से बोलते हैं दोस्त तुम ही बचाओ हमें। इंसान को अपने एफर्ट्स ऐसे लगाने पड़ेंगे कि उसका एक कंपोनेंट रिवर को पार कराने यानी ए बी की तरफ ले जाए और एक कंपोनेंट पानी के इफेक्ट को कम करे। बेटा मैं इतना मानता हूं कि तुम सब बच्चों को थोड़ा बहुत ये सब कंपोनेंट लेना थोड़ा थोड़ा सीख रहे होगे, सारे नहीं भी सीखे होगे तो कोशिश तो कर रहे होगे कि पास वाला यू कॉस थीटा होता है और दूर वाला यू साइन थीटा होता है। तो अब मैं अगर इसका रिजल्टेंट डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास दो, देखो देखो एक्स में डायग्राम बनाओ, एक v स्पीड है और एक u साइन थीटा स्पीड है, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो गई, v बड़ा है तो स्पीड आ गई v माइनस यू कॉस थीटा, और इस तरफ कितनी स्पीड आ गई, सॉरी u साइन थीटा बेटा, v माइनस u साइन थीटा, और इस तरफ स्पीड आ गई u कॉस थीटा। यानी मेरे को दो कंपोनेंट पता लग गए मेरे कौन से हैं, x में मेरे पास है v माइनस यू साइन थीटा, y में मेरे पास है u cos थीटा। अब क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्या बेटा आपने इतना नोट किया? मेरे को इतना समझ आ गया कि मुझे x में कौन लेके जा रहा है, v माइनस यू साइन थीटा। तो बच्चे के लिए क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि सर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि x के लिए कौन जिम्मेदार है, x के लिए ये वेलोसिटी जिम्मेदार है v माइनस यू साइन थीटा, और y के लिए यानी ये जो रिवर के बीच में दूरी है बैंक के बीच में,
इसके लिए जिम्मेदार है u cos थीटा। तो बेटा अगर मैं टाइम पूछूं तुमसे, टाइम कितना आएगा, तो एक बच्चा बोलेगा सर टाइम तो थोड़ी देर आपने सिखाया था, y वाला y से निकालते हैं, x वाला x से, तो टाइम आ जाएगा y अपॉन u cos थीटा इक्वल टू x बाई v माइनस u साइन थीटा। क्या आपने यहां तक नोट किया बेटा? आराम से नोट कर लो। अभी मिनिमम ड्रिफ्ट पे नहीं आए, अभी हमने सिर्फ ड्रिफ्ट निकाली है एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा। अभी हमें थीटा नहीं पता, मेरी बात समझना। दिस इज ए कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन कि थीटा ऐसा कौन सा चुनोगे। बेटा आपके हाथ में यू तो है, आप चाहते भी हो कि यू का एक पार्ट वी को कम करे। देखो आप चाहते हो, पर कितना? अगर आप ज्यादा कम करने चले जाओगे तो यू कॉस थीटा छोटा हो जाएगा, तो आपको और टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगा तो तुम ज्यादा ट्रेवल करोगे, फिर भी ड्रिफ्ट बढ़ जाएगी। तो क्या करें, एक ऐसा बैलेंस खोजेंगे बीच में कहीं जो सबसे अच्छा इसको कैंसिल भी करे, और एक कंपोनेंट इस तरफ भी ऐसा हो कि हमारी ड्रिफ्ट मिनिमम हो। तो ये कंडीशन हमको जनरल केस के लिए मिली है। अभी इस कंडीशन को हमें मिनिमम ड्रिफ्ट की तरफ लेके जाना है, अभी हम लेके नहीं गए मिनिमम ड्रिफ्ट की तरफ। बेटा बात समझ आई? यहां तक समझे? बेटा नोट कर लिया है क्या? तो ठीक है, चलो बेटा हम यस सर। आप लोगों ने नोट कर लिया यहाँ तक। अब मैं तुमसे सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं चलो इसको मिटा देता हूँ पूरा यहाँ वाले को। मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो बोट या मैन है वो कुछ इस तरह से तैरे, कुछ इस तरीके से तैरे कि ड्रिफ्ट मिनिमम आए, ये एक्स की वैल्यू मिनिमम आए। बेटा बिना डरे मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ। मैंने तुमको एग्जैक्ट डायग्राम ये दिया था, यू वी, और वी बड़ा था, और मुझे ये थीटा ऐसा वेरी कराना है कि मेरा u मेरा x मिनिमम आए, इस थीटा की वजह से मेरा x मिनिमम आए। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? आई वॉन्ट टू वेरी माई u थीटा सच दैट कि मेरा x मिनिमम आए। तो इस चीज को हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में ऐसे बोलते हैं कि आई वॉन्ट कि मेरा ये वेरिएबल dx मतलब x सबसे छोटा है जब मेरा थीटा वेरी करे। तो उस केस में तुमको dx बाई डी थीटा जीरो करना पड़ता है। तो जो तुम्हें थीटा मिलेगा दैट विल बी द थीटा जिसपे x मिनिमम आए। क्या ये बात थोड़ी सी समझ आई बेटा? मैं तुमको एक लाइफ का मैसेज देता हूँ, अगर तुम्हें कोई भी वेरिएबल मैक्सिमम या मिनिमम करना है, और जो वेरिएबल तुम्हारे हाथ में है, थीटा हमारे हाथ में कि आदमी तैरेगा कैसे, तो तुम dx बाई डी थीटा को जब जीरो करोगे तो या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा मिल जाता है। बेटा मैक्सिमा की टेंशन नहीं है, एक आदमी ऐसे तैरने चला गया तो मैक्सिमा आ जाएगा इन्फिनिटी, डोंट वरी। तो इसमें मिनिमा ही मिलेगा। हम धीरे धीरे सब ये करके सीखते हैं बेटा। हमें dx, तुमको मान लो x को निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्स और मिन, हमेशा जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा जीरो कर दो। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना होता कि किस टाइम पे वो सबसे कम आएगा किसी और कंडीशन में, तो तुम dx बाई डी टी जीरो करते, पर हमारे हाथ में यहाँ पे थीटा है तो मैंने dx बाई थीटा जीरो किया। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई? तो क्यों ना हम पे यहाँ से x निकाल के बैठ जाए। अगर हम x को यहाँ से निकालेंगे बेटा तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? हमारा मेथड हमें समझ आ गया कि ये वाला केस अच्छा है और इसका डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है कई बार। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे कि सर अगर हम x निकालने जा रहे हैं तो हमारी x की वैल्यू आ रही है y v माइनस यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा। आप में से कई बच्चे इसको क्वेश्चन की तरह देखेंगे, और मैं देखूंगा कि एक बच्चा रिवीजन कर रहा है u बाई वी का डिफरेंशिएशन का। बेटा u बाई वी का डिफरेंशिएशन कितना था बेटा बताओ? v स्क्वायर v डी यू बाई डी थीटा माइनस u dv बाई डी थीटा। किसी को याद आया बेटा डिवीजन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? डिवीजन रूल याद आया? यस सर। अब हमें इतना मिल गया है और हमारा लक्ष्य क्या है? किसी तरह dx बाई डी थीटा निकालना। तो ये तो मल्टीप्लायर है, इसको छोड़ दो, इसी को निकाल लो, इसी से आंसर आ जाएगा। y एक लेंथ थी रिवर के बीच की, तो ये कांस्टेंट है, इसको हटा दो, तुम सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को u cos थीटा की जगह v मिलता है और v माइनस यू साइन थीटा की जगह u मिलता है। मतलब अगर मेरे को फॉर्मूला लगाना है तो नीचे ऐसे समझो, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो तुमने ऐसे कर दिया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर
एज इट इज ऊपर लिख देते हैं इसको, यानी मैंने यू कॉस थीटा को यहाँ ऊपर लिख दिया और किसको डिफरेंशिएट किया बेटा, ऊपर वाले टर्म को, यू को मैंने डिफरेंशिएट किया, यानी मैंने v माइनस यू साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो v एक वेलोसिटी ऑफ रिवर है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। माइनस यू साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस यू रह गया और साइन थीटा का कॉस थीटा आ गया। क्या आपको ये बात यहाँ तक समझ आई? मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये मिला, v की वैल्यू 0, बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस यू को एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ा, यू मतलब क्या था हमारा, ऊपर वाला टर्म, यानी मैं अब अगले ऊपर वाले टर्म को सीधे एज इट इज लिखूंगा, v माइनस यू साइन थीटा, और किसको डिफरेंशिएट करूंगा, नीचे वाले टर्म को। नीचे वाला टर्म क्या था, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे बेटा, यू व्हाट यू विल गेट बताओ, यू तो यू ही रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको प्लस कर दे रहा हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ आई यहाँ तक? यस सर। मैं मान के चलता हूँ कि सारे बच्चे बेटा आपके पास ना बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है, जब टाइम मिला करे प्लीज इसको दोबारा देखा करो, रिक्वेस्ट है आपसे। अब मुझे dx बाई थीटा निकालना है और मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि सर dx बाई डी थीटा इक्वल टू दिस मच होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल रहा है बेटा, v इंटू यू, अच्छा नहीं नीचे u cos थीटा ही था, यानी माइनस u cos स्क्वायर थीटा मिला बेटा, देखा? और यहाँ पे हमको मिला v u साइन थीटा प्लस v u साइन थीटा और माइनस u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा, यानी माइनस, अच्छा सॉरी u स्क्वायर होगा, माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक साथ में हो बेटा, और नीचे है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मेरे को dx बाई डी थीटा को जीरो करना है तो बेटा डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होता, न्यूमरेटर जीरो हो जाता है। अगर कोई चीज जीरो है तो उसका न्यूमरेटर जीरो होगा। तो जैसे ही मैं न्यूमरेटर को जीरो करता हूँ मुझे क्या मिलता है बेटा, कि ये वाला टर्म जीरो है, लेकिन ये वाले टर्म में दो चीजें ऐसे, देखो यू स्क्वायर और यू स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन लोगे तो आपको ऐसे मिलेगा माइनस यू स्क्वायर और ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो ऑब्वियसली आपको पता है 1 हो जाएगा, यूवी साइन थीटा इक्वल टू 0। न्यूमरेटर जीरो कर दिया मैंने और सिंपली मैंने यू स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा, पॉजिटिव बना दूंगा, तो मुझे इक्वेशन मिलेगी यू स्क्वायर इक्वल टू यूवी साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई जिसपे हमें मैक्सिमम ड्रिफ्ट मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगी, क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू यू से यू काट दो, यू बाई वी आ गई। क्या आपको ये बात समझ हो गई? बच्चे बस इसी चीज को याद कर ले तो एग्जाम में टिक कराएंगे कि अगर किसी कंडीशन में हमें मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। बेटा कुछ बच्चों को ना अभी ये समझ आ रहा है कि ये चीज ट्रिकी है, आगे चल के उनको ये बात बहुत इजी लगेगी कि सर हम लोगों ने सिर्फ इतना सीखा कि अगर मुझे कभी भी x को मैक्सिमा और मिनिमा करना है तो जो वेरिएबल है ना उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उस डिफरेंशिएशन को जीरो पुट करना पड़ेगा। यही सिद्धांत है बेटा। अगर तुम लाइफ में चाहते हो कि y और x दिए हैं और तुमको ये मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जीरो होता है, क्योंकि x वेरिएबल है और हम चाहते हैं कि y मैक्सिमा दे या मिनिमा दे, तो दोनों केस में dy बाई डी एक्स जीरो होता है। अगर मुझे इस केस में पूछा था कि x वर्सेस थीटा, कि कौन सा थीटा चुनूं कि x मिनिमा आ जाए, तो मैं dx बाई डी थीटा ही जीरो करूंगा। नाम में क्या रखा है बेटा, कभी मैं किसी को y बोलता हूँ, किसी को x बोलता हूँ, तो कभी किसी को x बोलूंगा, किसी को थीटा। आपका कॉमन सेंस जिंदा रहना चाहिए कि अगर थ्योरी में तुमको dy बाई डी एक्स जीरो सिखाते हैं तो चेंज इन y और चेंज इन x सिखाते हैं, तो चेंज इन x मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो ऐसा नहीं कि जो थ्योरी तुम्हें पढ़ाई, बट 10 to 11 आने पे हर जगह अलग अलग टर्म यूज होते हैं, लेकिन आपका कॉमन सेंस जिंदा रहना चाहिए। तो हमको कंडीशन में क्या मिल गया बेटा बताओ, कि अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो, इफ यू वांट मिनिमम ड्रिफ्ट, तो हमको इस थीटा को किस तरह से चुनना है बेटा बताओ। ये हमारा u है और ये हमारा v है। आंसर है फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट थीटा शुड बी u बाई v। तब हमें जो ये डिस्टेंस मिलेगा x वो मिनिमम मिलेगा, और किसी भी थीटा पे तुम चाहे वैल्यू पुटिंग करके देख लेना, हमेशा ये ड्रिफ्ट ज्यादा आएगी। अगर तुम चाहते हो कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो तो तुम हमेशा थीटा ऐसे चुनोगे। अब देखो बेटा, तुम नेवी भी ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती है तुम कैसे अपनी सबमरीन बचाओगे या कैसे अपना बोट बचाओगे बेटा। और ये भगवान ना करे कि खराब कंडीशन में हो तो तुम्हें कैसे पता रहेगा कि रो कहाँ करना है।
अगर तुम सोचे कि भाई रिवर आगे गिरने वाला है, चलो इस तरफ ही रो कर लेते हैं, बेटा तुम ड्रिफ्ट करके इधर ही गिर जाओगे। आपको पता होना चाहिए किस एंगल पे चलाना है। अगर आप ऐसे भी गए तो भी ड्रिफ्ट ज्यादा होगा। आप करके देख लेना बेटा। तो रियल लाइफ कहीं ना कहीं आप जो पढ़ते हो उससे जुड़ी रहती है। बस जोड़ने के लिए आंखें खोलो, ऑब्जर्वेशन मोड में जाओ। बेटा बात समझ गए बेटा? तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो लिखा रहेगा ये 4 है, ये 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपका आंसर आ जाता साइन थीटा इक्वल टू 3/4। और कई बार वही टर्म एंगल टर्म में दे देगा। बेटा मेरी बात आप समझ गए ना? यस सर। ये दे किसी बच्चे के लिए देखो, सोचो कितना डायरेक्ट आंसर है। उसको समझ आ गया कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए सर सीधे हमको u/v पुट कर देना है साइन थीटा में, हमारा आंसर आ गया और ये हमारा थीटा हो जाएगा। और किसी बच्चे के लिए डेरिवेशन है, पर ये डेरिवेशन जिसको याद रहेगी उसी को ये भी याद रहेगा। जो बच्चा इसको याद करेगा वो एग्जामिनेशन में भूल जाएगा, देखना कंफर्म। जो डेरिवेशन प्रैक्टिस करेगा उसी को याद रहेगी। बेटा मैं ये क्लास क्लोज करता हूँ। मैं आपको एक रिवर और बोट वाले क्वेश्चन और रेन और वो अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन थोड़ा सेंड करूंगा, प्लीज लगाना जरूर, ठीक है? चलो मैं क्लास क्लोज करता हूँ।